बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और साथ खैरियत से होंगे और आप सब लोग को मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही होगी। प्लीज़ सबसे पहले तो आप सब लोग अपनी अटेंडेंस को मार्क कर लो और अटेंडेंस मार्क करते हुए प्लीज़ आप लोगों ने अपना सीना करेक्ट लिखना है। और जस्ट टू रिमाइंड यू पीपल, आज हमारा फीडबैक डे है, तो प्लीज़ आज आप लोगों ने जाके पोर्टल के ऊपर जाना है और वहाँ पर अपना फीडबैक लाजमी देना है, ठीक है। ये एक क्राइटेरिया है ग्रेजुएशन का भी कि अगर आप जिस तरीके से आपकी अटेंडेंस 80% होनी चाहिए, वैसे ही आप लोगों को फीडबैक भी हर दफ़ा देना है, हर वीक में देना है, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग अपनी अटेंडेंस को आज मार्क करने के बाद लेक्चर जब खत्म हो जाए, तो लेक्चर खत्म होने के बाद आप लोगों ने जाकर फीडबैक के ऊपर पोर्टल के ऊपर जाके फीडबैक भी देना है, ठीक है। और आज का जो हमारा टॉपिक है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। अगर हम बात की जाए लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज कम्युनिकेशन स्किल्स। शुरू से आप लोग यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर भी आप लोगों ने पढ़ा है, आप लोगों ने स्कूल के अंदर भी पढ़ा, आप लोगों ने कॉलेज के अंदर भी पढ़ा, और हमेशा आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी कि एक स्टूडेंट होता है जिसे कुछ आता जाता नहीं होता, लेकिन स्टिल आप कह सकते हो कि वो हमेशा हमसे ज़्यादा नंबर ले जाता है। हम सब लोग उससे चिढ़ते होते हैं। क्यों चिढ़ते होते हैं? क्योंकि उसको आता जाता कुछ नहीं होता, लेकिन आ, वो टीचर्स के आसपास घूमते घामते नंबर्स ले लेता है, ठीक है। यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर हम लोगों ने ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स देखे होते हैं, अपने ही क्लास फेलोज होते हैं, जिनको आता जाता कुछ नहीं होता, लेकिन जब भी वो टीचर्स की कैबिन से बाहर निकल रहे होते हैं तो वो अच्छे ग्रेड्स लेकर निकल रहे होते हैं। और हम लोग हमेशा उन्हें कहते हैं कि हम लोग उनको डिफरेंट वर्ड्स के साथ बुला रहे होते हैं, ठीक है, जिसमें से एक वर्ड होता है जी, ये टीचर की चापलूसी भी कर रहा होता है। लेकिन अगर हम लोग उसको थोड़ा सा सेंसिबल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो वो बेसिकली वो जो स्टूडेंट होता है, एक स्टूडेंट की जो हम बात कर रहे हैं, वो स्टूडेंट बेसिकली अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स की बेस के ऊपर टीचर से नंबर ले रहा होता है। उसे बेशक कुछ नहीं आता जाता, लेकिन वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल से, वो अपने बातों के जरिए टीचर से इतनी ज्यादा, आप कह सकते हो, दोस्ती लगा लेता है, या वो टीचर के आसपास इतना ज्यादा रहता है अपनी बातों की वजह से कि टीचर उसको पसंद करता होता है और उसको नंबर देता है। मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा कि टीचर जस्टिफाई कर ये चीज जस्टिफाई करती है टीचर के लिए कि वो उसको नंबर देते हैं, बट स्टिल आपको सिर्फ बताने का मकसद ये कि हम लोग उसको बुरा भला समझते हैं, लेकिन आज तक हमने उसकी क्वालिटी के ऊपर फोकस नहीं किया। उसकी क्वालिटी क्या है? कम्युनिकेशन स्किल्स। आज हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन स्किल का। हम लोगों ने यूनिवर्सिटी लाइफ गुजारी, हम लोगों ने बड़े बड़े काम सीख लिए, लेकिन आज तक हम लोगों को बोलने का तरीका नहीं आया, हमें सुनने का तरीका नहीं आया, हमें आज तक खुद को रिप्रेजेंट करने का तरीका नहीं आया, ठीक है। तो ये जो टॉपिक आज मैं आप लोगों को पढ़ाने लगा कम्युनिकेशन स्किल्स का, ये मेरा एक तरह से बहुत ही फेवरेट टॉपिक भी है, और फेवरेट टॉपिक होने के साथ साथ ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप जितना मर्जी आपको काम आता हो, लेकिन अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होंगी, तो आप अपने काम को सेल आउट नहीं कर सकते, आप अपने काम को बेच नहीं सकते, आप अपना सिक्का नहीं बनवा सकते, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स को। होपफुली आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है कि मैं आप लोगों के साथ स्लाइड्स भी शेयर कर लेता हूँ। सबसे पहली जो चीज लिखी हुई आ रही है, कम्युनिकेशन स्किल्स। इसके नीचे आप एक लाइन दे सकते हो। लाइन बेसिकली हमें क्या बता रही है? Communication skills. It's what is not what you say, but how you say. बहुत ही क्लियर डेफिनेशन है कि ये नहीं कि आप क्या कह रहे हो, लेकिन आप कैसे कह रहे हो। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल ये है कि देखिए, आजकल की जनरेशन की मैं बात करूँ, अपने छोटे कजन्स की मैं बात करता हूँ, आपके छोटे बहन भाई होंगे। आज के दौर में अगर आप अपने छोटे से थोड़ी सी बदतमीजी से बात करो, ठीक है, मैं जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा कि वो ठीक करता है या गलत करता है, लेकिन आप किसी से भी कोई बात गुस्से से नहीं मनवा सकते। अगर आपने किसी से कोई बात मनवानी है, तो आप उससे प्यार से भी वो बात मनवा सकते हो। जरूरी नहीं कि अगर आपने एक बंदे से कहना है कि मुझे पानी पिला दो, अगर वो आप कहोगे बदतमीजी से मुझे पानी पिला दो, ठीक है, पानी पीना है ना, अगर आप उसको गुस्से से कहोगे तो वो शायद आपको बात भी ना सुने,
या आपकी तरफ पानी भी ना लेकर आए, ठीक है, ये शायद आपसे लड़ने के लिए आ जाए। लेकिन अगर आप वही बात उसको तरीके से प्यार से भी कह दो कि प्लीज मुझे पानी पिला दो, आप प्लीज का वर्ड यूज कर लो, या काइंडली का वर्ड यूज कर लो कि काइंडली मुझे पानी पिला दो, तो यहीं पर आपकी पर्सनैलिटी बेसिकली वाज़ेह होना शुरू हो जाती है, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स, जो भी आप कहते हो उसको कहने का जो नजरिया, उसको कहने का जो तरीका है, इसे हम लोग बेसिकली कम्युनिकेशन स्किल्स कहते हैं। आगे चलते हैं थोड़ा सा। हमारे पास दो तरह से हम लोग चीजें अपनी अपनी कन्वे कर सकते हैं किसी की तरफ। एक होती है टॉक और एक होती है कम्युनिकेशन। आप लोगों के सामने सारी की सारी चीजें लिखी हैं, तो जाहिर सी बात है मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकता राइट नाउ, मैं सिर्फ अभी आपके सामने बता रहा हूँ ये चीजें। टॉक से क्या मुराद है राइट नाउ? अगर आप लोग मुझे कमेंट के अंदर कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे और मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर अपनी बातें करूंगा और अपनी बातें करके चलता बनूंगा, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? टॉक। कि मैं यहाँ पर अपनी बातें बोल कर चला गया। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल क्या है? न्यूज कास्टर्स। न्यूज चैनल आपने लगाया हुआ है, न्यूज कास्टर वहां से अपनी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है। आपका यहाँ पर जो भी तज्जिया है, आप यहाँ पर जो भी बात करना चाह रहे हो, आप जैसे मर्जी वो बात करते जाओ, वो आपकी बात नहीं सुन सकता। टीवी लगा हुआ है, टीवी में से अगला बंदा बोल रहा है, तो इस टाइम वो क्या कर रहा है? टॉक कर रहा है, सिर्फ बोलता चला जा रहा है। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल क्या है? हमारे जितने भी लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जब अपने स्पीचेस दे रहे होते हैं, क्या कोई फर्क पड़ रहा होता है कि पीछे से कोई भी उनका कोई जो मर्जी कह रहा हो? लेकिन वो सिर्फ अपनी बात सुनाते हैं और अपनी बात सुनाने के बाद दांत लेते हैं और दांत लेने के बाद चलता बनता है। ये क्या है? टॉक है कि आपने अपनी इंफॉर्मेशन दे दी, आपको इससे कोई सरोकार नहीं है कि अगला आपकी बात को समझता है या नहीं समझता। द सेकेंड वन थिंग इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है? कि आप अपने आइडियाज, अपनी फीलिंग्स अगले के साथ शेयर करते हो, और इसके अंदर यह पॉसिबिलिटी भी है कि अगला बंदा भी आपके साथ बात करता है या आपकी बात को समझ रहा है। जैसे दो दोस्त आपस में बैठे हुए, एक दोस्त कोई बात कर रहा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उसने एक नई नई बाइक परचेज करनी है, वह उसे बता रहा है कि यार मैंने एक बाइक परचेज करनी है, मेरा ये बजट है, मैंने इस बजट के अगेंस्ट मैंने ये बाइक परचेज करनी है और मुझे ये बाइक पसंद है। अब अगला दोस्त उस बाइक के हवाले से उसको और ज्यादा क्लैरिटी देता है, उसको ज्यादा इन्फॉर्मेशन देना शुरू हो जाता है, एंड आखिर में क्या होता है? दोनों कम्युनिकेट करके एक नतीजे में पहुंचते हैं, एक रिजल्ट की ओर पहुंचते हैं, जहां पे वो डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सी बाइक अच्छी है और उनको कौन सी बाइक लेनी चाहिए, जो और कौन सी बाइक उनके बजट में आ जाती है। इस टाइम ये दोनों दोस्त क्या कर रहे हैं? कम्युनिकेशन कर रहे हैं। आई होप कि आप लोग को टॉक और कम्युनिकेशन का वर्ड समझ आ गया, ठीक है। इसकी एक और एग्जांपल भी है कि अगर आपके जो बड़े हैं, ठीक है, अमूमन आप वो आपके साथ टॉक करते हैं, वो आपके साथ कम्युनिकेशन नहीं करते, ठीक है, वो आपको हुक्म देते हैं। जब वो आपको हुक्म देते हैं तो उन्होंने क्या करना? उन्होंने टॉक किया, उन्होंने बताया, बस आप कम्युनिकेशन नहीं की। लेकिन यहीं पर आपके बहन भाई आ जाते हैं, तो कोई भी बात होती है, आप उसे कुछ और कहते हो, आपका भाई या बहन आपको वापस कुछ और कहता है, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं? कम्युनिकेशन कर रहे थे, अपने आइडियाज, अपनी फीलिंग्स को शेयर कर रहे होते हैं। अब फ्रीलांसिंग के अंदर हमारे पास ये चीज कैसे हो सकती है? फ्रीलांसिंग के अंदर हमें क्लाइंट की बात सुनने के बाद रिस्पॉन्ड करना है। हमें यहाँ पर ऐसा नहीं करना कि अपनी बातें बताते जाए और क्लाइंट की बात सुनने ही नहीं। हमने बेसिकली कम्युनिकेशन डेवलप करनी है क्लाइंट और अपने दरमियान में। हमने टॉक वाली चीज को बिल्कुल साइड के ऊपर रख देना, ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, ठीक है। आप जो भी काम करते हो, ठीक है, आपकी जो एक्शंस होते हैं वो ज्यादा आपको अच्छे तरीके से डिफाइन कर होते हैं बनस्बत इसके कि आप वर्ड्स के। इसकी एक और एग्जांपल आप लोगों को देता हूँ, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। एक क्लासरूम में क्लास होने लगी है, ठीक है, गवर्नमेंट पुराने दौर में पुराने स्कूलों में चले जाए, गांव के स्कूल में चले जाते हैं, वहां पर सुबह सुबह एक टीचर इंटर करते हैं क्लास में। जब वो इंटर करते हैं वो रोज कोई स्टिक नहीं लेकर आते, लेकिन वो आज खास तौर पे उन्होंने टेस्ट कॉपीज उठाई हुई होती हैं। ऐसे हमारे स्कूल में भी होता कि हाथ में टेस्ट कॉपीज उठाई हुई है, और टेस्ट कॉपीज उठाने के बाद साथ में एक स्टिक भी पकड़ी हुई है जिसके ऊपर टेप लगी हुई है। उनकी एंट्री से आप ये जान लेते हो कि आज शामत आने वाली है, ठीक है। उन्होंने कोई हालांकि आपसे बात नहीं की, लेकिन उनके एक्शंस क्या थे? उन्होंने टेस्ट कॉपीज उठाई हुई है और साथ में उन्होंने एक स्टिक उठाई हुई, इस पर टेप लिपटी हुई है। आप उनके एक्शन से समझ जाते हो कि आज शामत आने वाली है,
आज हमने स्कूल आकर गलती कर ली अगर आपका टेस्ट अच्छा नहीं हुआ, ठीक है। तो किसी की भी अगर आपने किसी के बारे में जानना होता है तो वो उसके बोलने से पहले ही आप समझ जाते हो कि अगला बंदा किस माइंड का है। 50% आज समझ जाते हो एंड 50% जाहिर सी बात है जब वो बंदा अपना मुंह खोलता है, अपनी जबान खोलता है, तो आप उस टाइम समझ जाते हो कि अगला बंदा कितने कैलिबर का मौजूद है। अब एक अच्छे कम्युनिकेशन करने के लिए या एक गुड कम्युनिकेटर होने के लिए कुछ क्वालिटीज होती है, ठीक है। एंड वो क्वालिटीज आपके पास क्या है? लिसनिंग की क्वालिटी है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, क्लैरिटी है, टोन ऑफ वॉइस है, फ्रेंडलीनेस है, कॉन्फिडेंस, एम्पैथी, ओपन माइंडेडनेस, रिस्पेक्ट, फीडबैक, पिकिंग द राइट मीडिया। इन सब चीजों को हम लोग अब वन बाय वन देखना स्टार्ट करते हैं और इनकी सब टाइप्स को भी देखना शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज आ जाती है हमारे पास लिसनिंग। याद रखिएगा कि ये जो लिसनिंग वाला हुनर है ना, ये बहुत कम लोगों के अंदर पाया जाता है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि सुनने की सलाहियत रखते हैं। आजकल आपको हर जगह ऐसा बंदा मिल जाएगा जो कि बोलने की सलाहियत रखता है, वो अपनी बात बोलकर चला जाए। लेकिन बहुत ऐसे कम लोग होते हैं जिनके पास सुनने और समझने की सलाहियत मौजूद है। सुन तो आप सारी सकते हो ना, लेकिन यहाँ पर जो मैं सुनने की बात कर रहा हूँ वो मैं यहाँ पर इस सेंस से बात कर रहा हूँ कि हमारे अंदर पेशेंस नहीं है, ठीक है। हम लोग किसी को टॉलरेट नहीं कर सकते। लेट्स अज्यूम, अज्यूम क्या, एक बेसिक रियलिटी है। आप कहीं घर में आपके ताया अब्बू हैं, आपके अब्बू हैं, आपके मामू हैं, बड़े लोग हैं। अमूमन वो लोग किस बात के ऊपर बहस करते हैं? पॉलिटिकल डिबेट्स के ऊपर वो बहस, पॉलिटिकल डिबेट स्टार्ट हुई भी होती है। और एक जी इमरान खान की साइड होता है, एक जरदारी की साइड पे होता है, एक नवाज शरीफ की साइड, ठीक है। यहाँ पर आपने एक बात नोट की होगी, कोई भी बंदा किसी को भी, अगर एक बंदा नवाज शरीफ का सपोर्टर है तो वो इमरान खान को बुरा भला कह रहा होगा, इमरान खान वाला नवाज शरीफ को बुरा भला कह रहा होगा, और जरदारी वाला भी बुरा भला ही कहलाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज बहुत कम आपको देखी होगी कि कोई भी बंदा समझने की सलाहियत नहीं रखता। हो सकता है ना कि नवाज शरीफ ने कोई अच्छे काम किए हुकूमत के अंदर, ये भी हो सकता है कि इमरान खान ने भी कोई अच्छे काम किए हुकूमत के अंदर, हो सकता है जरदारी ने भी कोई अच्छे काम किए हुकूमत के अंदर। लेकिन हम लोग जब अगले की बात सुन रहे होते हैं तो हम लोग सिर्फ इसलिए सुन रहे होते हैं कि हम लोग उसको काउंटर जवाब दे सकें, हम लोग उसके ऊपर दोबारा से हमलावर हो सके, हम लोग उसको हम लोग उसका जवाब दें और उसकी बोलती बंद करवा दें। लेकिन हम लोग इसलिए नहीं सुन रहे होते कि हम लोग उसकी बात को समझ सकें। हम लोग आजकल सुनते हैं सिर्फ इसलिए ताकि हम अगले की बात के ऊपर हमलावर हो सके जी, उसकी बात सुनने के बाद उसके ऊपर काउंटर अटैक कर सके। लेकिन हम लोग आज तक सुनने या समझने से चीजों को कासिर हैं। हम लोग अगर पीटीआई के सपोर्टर हैं तो हम लोग पीटीआई की इतनी ज्यादा तारीफें करना स्टार्ट कर देते हैं कि हम लोग उसकी ऐबों के ऊपर पर्दा डालना शुरू कर देते हैं। हमें आज अगर कहूँ ना कि इसने इतनी करप्शन की है, तो जो अगला सपोर्टर होगा वो क्या कहेगा? तुम्हारे लीडर ने भी तो करप्शन की थी। इस पॉइंट के ऊपर नहीं आएंगे कि करप्शन गलत है। वो कहेगा मेरे लीडर ने इतनी करप्शन किया, वो कहता मेरे लीडर ने थोड़ी सी और कम करप्शन की थी इसलिए मेरे लीडर ज्यादा बेहतर है। हम लोग डिबेट इस बात के ऊपर कर रहे थे। तो लिसनिंग एक वाकई में एक आर्ट है और ये हर बंदे के पास नहीं होता। हर बंदा सोचने समझ सुन लेता है लेकिन सोचने समझने से कासिर होता है। इसीलिए फ्रीलांसिंग के अंदर हो जाए या आपकी लाइफ में आप किसी भी फेज के अंदर हो, आपको हमेशा अगले की बात जब सुनोगे तो आप लोगों ने समझना है कि अगला बंदा पॉइंट ऑफ व्यू, अगले बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू क्या, हम समझना क्या चाहते हैं, ठीक है। जब हमें समझाना क्या चाह रहा है, हो सकता है ना कि वो हमें कुछ अच्छा पॉइंट समझा दे। कहते हैं जी कि सुनो सबकी करो अपनी। सुनने का क्यों कहते हैं सबको? कि अगर 10 बंदों से आप सलाह करोगे तो आपको 10 डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज मिलेंगे और शायद उन 10 पॉइंट ऑफ व्यूज में से आप बीइंग अशरफुल मखलूकात आप कोई ना कोई पॉइंट समझ सकते हो। 10 डिफरेंट बंदों ने आपको 10 डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज दिए, तो आप उन पॉइंट ऑफ व्यूज के ऊपर अपनी बात को उसकी बात को सुन भी सकते हो, समझ भी सकते हो और इसके ऊपर एक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो लिसनिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द कम्युनिकेशन स्किल्स कि आपको अंदर हमेशा सुनने या समझने की सलाहियत होनी चाहिए, सुनने की सलाहियत होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि हर टाइम आप सिर्फ बात करते रहो, बात करते रहो, बात करते रहो और आप अगले बंदे को समझो ही नहीं। ज्यादा बोलने वाला बंदा आपका कभी भी अच्छा दोस्त हो नहीं सकता। इसकी एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल आप लोग को देता हूँ। आप लोग का जो भी बेस्ट फ्रेंड होगा उसके साथ आप जाकर हमेशा अपने दिल की बात कर सकते हो। क्यों दिल की बात कर सकते हो? क्योंकि वो आपकी बात को सुनता है।
लेकिन वहीं पर आपका एक फ्रेंड है जो कि आपकी बात सुने नहीं और आपकी बात के ऊपर अपनी बात करना स्टार्ट कर दे, तो आप उससे हमेशा हिचकिचाते हो या आप उससे पीछे रहना पसंद करते हो। आपका मूड ऑफ है, आपके साथ कोई मिसहैप हो गया, कुछ भी मिसहैप हो सकता है, अल्लाह ना करे घर में चोरी हो सकती है, ठीक है, आपका दिल टूट सकता है, आप किसी रिलेशनशिप में, आपका रिलेशनशिप खराब हो चुका है, आप किसी दोस्त है उसके साथ दोस्ती खराब हो चुकी है, वट एवर द रीजन आर, रीजन बहुत सारी हो सकती है। आपका दोस्त आया और उसी टाइम आप उसको कह, आपको यार बड़ा मसला हो गया, और वो आपकी बात सुनने की बजाय कहा यार छोड़ो मैं तुम्हें बताता हूँ मेरे साथ क्या मसले हो, आप उस बंदे को बर्दाश्त कर सकते हो? आप उस बंदे को कभी बर्दाश्त नहीं करोगे। तो हमेशा दूसरों को समझने की सलाहियत अपने अंदर लेकर आए, दूसरों को सुनने की सलाहियत लेकर आए। आप बहुत से लोगों के अच्छे या बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं। क्यों बेस्ट फ्रेंड हो गए? क्योंकि आप लोगों की बात सुनकर उसके ऊपर एक अच्छा रिस्पॉन्स देते हो। अगर आपके अंदर सुनने की सलाहियत नहीं, आप किसी की बात सुन नहीं सकते, कोई बंदा अपने सीक्रेट आपके साथ शेयर कर रहा है, अपनी सॉरोज आपके साथ शेयर कर रहा है, लेकिन आप उसको अगर सुन नहीं सकते, तो आप एक अच्छे कम्युनिकेटर कभी भी नहीं हो सकते। ठीक है, लोगों के आधे मसले कब खत्म हो सकते हैं? अगर हम लोगों की बात सुन, हमारे दोस्त हैं, अगर हम दोस्तों के दिल की बात भी सुन लें थोड़ी देर बैठकर, तो वो काफी रिलैक्स फील कर सकते हैं। आज के दौर में इंसान इतना ज्यादा बिजी हो चुका है कि हम लोगों के पास टाइम नहीं है कि हम किसी की भी बात सुन सकें। हम लोग उतावले हो जाते हैं, हम लोग किसी की बात सुन नहीं पाते। क्यों नहीं सुन पाते? उसकी रीजन यही है कि हमें बोलना आता है, हमें सुनना नहीं। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट की इन द कम्युनिकेशन स्किल्स, कि आपको हमेशा सुनना आना चाहिए। और अपने अंदर अगर आपके पास ये एबिलिटी नहीं है, तो प्लीज अपने अंदर ये एबिलिटी लेकर आए कि आप किसी की बात को भी सुन सकें। ठीक है, अच्छा, अगर आपके पास वीडियो की क्वालिटी लो रेजोल्यूशन में आ रही है, तो प्लीज अपने पास वीडियो को रिफ्रेश कर लें या आपके लैपटॉप, आपके इंटरनेट कनेक्शन के ऊपर बेस कर लें। ठीक है, अच्छा, एक और चीज, वैल्यू द वैल्यू ऑफ लिसनिंग। लिसनिंग की वैल्यू क्या है? लिसनिंग टू अदर्स इज एन एलिगेंट आर्ट। गुड लिसनिंग रिफ्लेक्ट्स कर्टेसी एंड गुड मैनर्स। कोई आपसे बात कर रहा है तो उसकी बात खामोशी के साथ पहले सुननी चाहिए, एंड इसके बाद हमेशा अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए। तो क्लाइंट के साथ कोई भी काम कर रहे हैं, उससे पहले क्या करें? आप उसकी पहले बात सुनो एंड इसके बाद उसके ऊपर एक्ट करो। अच्छा, इसके अलावा क्या चीज है जी? लिसनिंग केयरफुली टू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ सुपीरियर्स इंप्रूव कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस। देखिए, क्लाइंट आपको एक दफा रिक्वायरमेंट कोई बता रहा है, लेकिन आप रिक्वायरमेंट नहीं सुनते और आप अपनी बातें सुनाना स्टार्ट कर देते हो। अब इस केस में होगा क्या? जब आपने क्लाइंट की बात सुनी नहीं होगी, तो आप क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट होगी उसके ऊपर पूरा कभी भी नहीं कर सकते। आप कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस के अंदर हमेशा पीछे रह जाओगे। इसलिए आप लाइफ में जॉब कर रहे हो, आप कुछ सीख रहे हो, आप स्टूडेंट हो, आप कोई जॉब कर रहे हो, या आप बॉस हो, ठीक है, वट एवर यू आर, हमेशा अपने अंदर लिसनिंग की कैपेसिटी रखें कि लोगों की आप बात सुन सको। द रिजल्ट ऑफ पुअर लिसनिंग could be justice in business, employment and in social reactions। और मैं यहाँ पे कहूंगा इन पर्सनल रिलेशनशिप। अगर आपके अंदर सुनने का मादा नहीं है, अगर आप कोई बात सुन नहीं सकते, तो आप ना बिजनेस लाइफ के अंदर कभी भी सक्सेसफुल हो सकते हो, ना आप एम्प्लॉयमेंट के अंदर सक्सेसफुल हो सकते हो, ना आप सोशल रिलेशंस के अंदर अच्छा हो सकते हो, ना ही आप पर्सनल रिलेशनशिप्स के अंदर अच्छा हो सकते हो। अगर आप सुनने की सलाहियत नहीं रखते, बेशक आपकी शादी हुई, आप बेगम की बात भी नहीं सुनोगे। ठीक है, अगर आप फीमेल हो तो आप हस्बैंड की बात भी नहीं सुनोगे। हमेशा अपने अंदर सुनने का मादा लाजमी रखें और हौसला रखें कि अगला अपनी बात कंप्लीट कर ले, इसके बाद उसकी बात के ऊपर सोचें समझें, और इसके बाद काउंटर अटैक करें अगर आपको उसकी बात अच्छी नहीं लगती तो। गुड लिसनिंग स्किल्स कैन इम्प्रूव सोशल रिलेशंस एंड कन्वर्सेशन। जितने आपके अंदर से लिसनिंग स्किल आपकी अच्छी होगी, लोग आपके पास उतना ही उठना या बैठना पसंद करेंगे, वरना आप जिंदगी में हमेशा अकेले रह जाओगे। ऐसा बंदा जो कि बहुत ज्यादा गुस्सा करता हूँ, बात बात के ऊपर गाली देता हूँ, एब्यूसिव लैंग्वेज यूज करता हूँ, आप उससे कभी भी अपने दिल की बात नहीं कर सकते। ठीक है, और यही वजह है कि आज के दौर में पेरेंट्स एंड जो बच्चे हैं, ठीक है, पेरेंट्स कह लें और चिल्ड्रन कह लें, उनके दरमियान भी कम्युनिकेशन गैप बैरियर बन चुके हैं। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स भी नहीं सुनते। ठीक है, पेरेंट्स के पास सुनने का टाइम नहीं। उनके बच्चे अपनी लाइफ के अंदर मगन है, लेकिन
बच्चे अपनी बात, अपने दिल की बात पेरेंट्स तक नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके दरमियान में एक कम्युनिकेशन बैरियर बन चुका है। और हम लोगों को बीइंग अ यंग जनरेशन इसी कम्युनिकेशन बैरियर को बेसिकली खत्म करना है कि अगले लोग हमारी बात सुन सके और अपनी बातें शेयर कर सके। एक बच्चा अपने पेरेंट्स से अपनी बातें शेयर क्यों नहीं कर पाता? इसीलिए नहीं शेयर कर पाता क्योंकि यहाँ पर कम्युनिकेशन बैरियर आ चुकी है। उसके पेरेंट्स सुनने की समझने की सलाहियत रखते हैं। पेरेंट्स क्या कहते हैं? पानी पिला दो, ठीक है। तुमने टेस्ट के अंदर कम मार्क्स क्यों लिए? ये नहीं पूछेंगे कि आपके साथ कोई मसला चल रहा है, ठीक है। रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के बाद ही क्लासें अलग से लगना स्टार्ट होती है घर के अंदर, जहां पर जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों के ऊपर डांट डपट करना शुरू करते हैं। हालांकि बच्चे से ये नहीं पूछते कि आखिर को चाहता क्या। अगर वो इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स पढ़ रहा है, क्या वो इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स पढ़ना भी चाहता था? हमारे अंदर सुनने की सलाहियत ही नहीं थी बीइंग अ पेरेंट। हम लोगों ने पूछा ही नहीं बच्चे से कि बेटा आप क्या करना चाहते हो। हम लोगों को अच्छा लगा कि इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर चला जाए, तो हमने बच्चे का दाखिला करवा दिया इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर। हमने बच्चे से सुना ही नहीं कि आखिर वो क्या चाहता है। तो लिसनिंग की इंपॉर्टेंस आपकी लाइफ के अंदर हमेशा रहती है। बेशक आप स्टूडेंट हो, आप टीचर बन जाओ, आप बॉस बन जाओ, आप एक एम्प्लॉय बन जाओ, आप एक पेरेंट रहो या आप एक कह सकते हो कि बच्चा रहो, ठीक है। तो ये चीजें हमेशा क्या रहेंगी? चेंज होती रहती है, लेकिन आपको हमेशा अपने अंदर लिसनिंग की स्किल्स लाजमी रखनी है। आगे चलते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से क्या मतलब? अमूमन हम लोग जब गेस्ट को अलविदा कह रहे होते हैं, जब वो गाड़ी में बैठ कर जा रहे होते हैं, तो हम लोग पीछे से बैठ कर हाथ हिला रहे होते हैं। हाथ हिलाने की वजह क्या होती है? हमको वेव कर रहे हैं अल्लाह हाफिज के, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास ही दो बाइक्स गुजर रहे हैं, दो बाइक्स गुजर रहे हैं आपस में, और एक दूसरे से क्या करते हैं? सलाम करने के लिए वो मुंह से बात नहीं करते, वो सर को नीचे कर ले। ये क्या है? जेस्चर है ना, एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है कि वो सलाम कर रहे हैं। इसी तरीके से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और कैसे हो सकती है? देखिए, अगर मैं बात कर रहा हूँ, आप मैं किसी से भी कोई बात कर रहा हूँ, एक टीचर है, वो क्लास में सामने आया है और वो बात करते करते आंख मारता चला जा रहा है, ठीक है। उसकी आंख बार बार बंद हो रही है, विंक करता चला जा रहा है। तो ये एक अच्छा जेस्चर नहीं है, ठीक है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की काफी सारे टाइप्स होते हैं। एक और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मैंने जैसे आपको बताया, एक टीचर क्लास में आया, स्टिक पे टेप लिपटी हुई है, वो जब क्लास के अंदर आता है तो इस सूरत में क्या हो रहा है जी? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन उसने कर दिया कि मेरा मूड खराब हुआ है, मुझसे बच के रहो। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की और ज्यादा अच्छी एग्जांपल क्या हो सकती है? हम लोग यूनिवर्सिटी के अंदर रहते हैं और हम लोगों को जी ट्रिप के ऊपर जाना है, और ट्रिप के ऊपर जाने के लिए हमें बेसिकली इजाजत चाहिए। हम लोग घर आते हैं और पता चलता है जी कि हमारे पेरेंट्स हैं, उनका मूड खराब हुआ है। तो हम लोग क्या मूड खराब होते हुए अपनी बात रखते हैं उनके सामने कि हमें ट्रिप के ऊपर जाना है, हमें ट्रिप पे जाना है, फ्रेंड्स साथ ट्रिप पे जा रहे हैं, तो हमें जी इजाजत दे दी जाए। आप हमेशा वेट करते हो, क्यों? किस चीज का वेट करते हो? वेट करते हो कि आपके पेरेंट्स का मूड अच्छा हो, ठीक है। तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन चल रही होती है आपकी। जैसे ही आपके फादर मुस्कुरा देते हैं तो आपको लगता है कि हाँ जी मूड अच्छा हो गया, चलो दिल्ली से अपनी बात बनवा लो, ठीक है। तो ये क्या है? आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होती है वो आपके पास इन चीजों के ऊपर बेस कर रही होती है। किन किन चीजों के ऊपर? फेशियल एक्सप्रेशन के ऊपर। अगर आप किसी को भी देखेंगे, कुछ फेशियल एक्सप्रेशन आपके सामने, डिस्गस्ट, अगर आपको किसी चीज से घिन आ रही है, ठीक है, तो आपके एक्सप्रेशन टोटली चेंज हो जाएंगे। अगर आप खुश हो तो आपके फेस के ऊपर हमेशा स्माइल रहेगी। अगर आप गुस्से में हो तो आपके आपकी आईज बता रही होती है कि आप बेसिकली गुस्से में आ चुके हैं। आप किसी दोस्त से मिलने जा रहे हो और आप खुशी खुशी जा रहे हो, आपके चेहरे पे स्माइल है, तो अगला दोस्त भी समझ जाएगा कि आप खुश हो। लेकिन वहीं पर आपने माथे के ऊपर त्योड़ियां लेकर आए हुए और आप अपने दोस्त के पास जाओगे तो आपका दोस्त समझ जाएगा कि भाई इसको गुस्सा चढ़ा हुआ है किसी चीज का, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप उदास बैठे हुए तो आपकी उदासी बाकी जो लोग आपसे करीब होते हैं वो बड़े अच्छे तरीके से पहचान जाते हैं। ये क्या है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। लोग आपकी शक्ल देख के पहचान जाते हैं कि आप इस टाइम क्या फील कर रहे हैं। लेट्स सपोज जी मेरे पास इस टाइम एक स्काइप के ऊपर इंटरव्यू चल रहा है किसी पर्सन के साथ, और इंटरव्यू के दौरान, जब मेरा इंटरव्यू चल रहा है, इंटरव्यू के दौरान मैं जमाई लेना शुरू कर, मेरे क्या हो रही है? फेशियल एक्सप्रेशन चेंज होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है।
अगला बंदा मुझसे बात कर रहा है लेकिन मैं आई कांटेक्ट नहीं रख रहा, मैं कभी इधर देख रहा हूँ कभी मैं उधर देख रहा हूँ। अगेन हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस हमारा साथ नहीं दे रहे, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा कम्युनिकेशन करते हुए अपने फेशियल एक्सप्रेशन आपने हमेशा अच्छे रखने हैं। अगर किसी के साथ आप मीटिंग के अंदर हो या इवन आप इंटरव्यू के लिए गए हो तो आपका फेशियल एक्सप्रेशन हमेशा अच्छे होने चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप वहां पर जाने के बाद जी डिफरेंट जेस्चर शो करने लग जाओ, उंगलियां बैठकर क्रैक कर रहे हो, ठीक है, नकल क्रैकिंग कर रहे हो, ऐसे आप लोगों ने नहीं करना, ठीक है। अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो आपके हाथ मूव करने चाहिए, ठीक है। आपके हाथ बेसिकली आपकी कम्युनिकेशन को ज्यादा तरीके से डिस्प्ले कर रहे हो। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल देख लें क्या है। मैं क्लास के अंदर आया, क्लास में आने के बाद जी यहाँ पर चले जी मोइनुद्दीन का नाम यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, मलिक असद का नाम एक्सप्लेन हो रहा है, ठीक है। मैं कहूँ जी मोइनुद्दीन, मैंने हाथ इस तरीके से रखा हुआ है, मोइनुद्दीन तुम इधर आ जाओ। देखिए मैंने हाथ के गेस्चर से मोइनुद्दीन को पॉइंट आउट किया और इसके बाद कहा तुम मेरे पास यहाँ पर आ जाओ। इस टाइम मोइनुद्दीन के दिमाग में क्या चल रहा होगा कि शायद उसने कोई गलती कर दी है और उस गलती के अजाले के लिए उसको यहाँ पर बुलाया जा रहा है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं यहीं पर कह दूं मोइनुद्दीन, देखें इस पॉइंट आउट करने में और यहाँ पर हाथ को इस तरीके से रखने में बहुत ज्यादा फर्क है। मैं यहाँ पर कहूँ मोइनुद्दीन काइंडली आप यहाँ पर आ जाओ, अब मोइनुद्दीन का कॉन्फिडेंस भी क्या हो जाएगा, बूस्ट हो जाएगा कि हाँ सर शायद किसी टास्क के लिए बुला रहे हैं, मुझसे कोई गलती नहीं हुई। लेकिन वहीं पर मैं पॉइंट आउट करना स्टार्ट कर दूं, मोइनुद्दीन मलिक असद तुम इधर पे आ जाओ। अब जब मैं इस तरीके से बात करूंगा तो यहाँ पर क्या मैं इंप्रेशन क्रिएट कर रहा हूँ कि शायद इनसे कोई गलती हो चुकी है और मैं इसके लिए उनके अजाले के लिए इनको यहाँ पर बुला, ठीक है। तो ये गेस्चर्स आपके बेसिकली बहुत हेल्प आउट कर रहे होते हैं आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर, आपका मूड बेसिकली डिफाइन कर रहे होते हैं ये गेस्चर्स। अगर आप साथ बैठे हुए हो, अगर आप मीटिंग में खड़े हुए हो और आप पाँव हिला रहे हो तो ये गेस्चर्स अच्छे नहीं है, कंफ्यूजन शो कर रहे हैं, ये साइकोलॉजिकल टर्म्स आ जाती है, ठीक है। इंसान अगर झूठ, मैं अगर किसी मीटिंग में बैठा हूँ या सॉरी इंटरव्यू में बैठा हूँ, अगर मैं झूठ बोलूंगा तो अमूमन मैं उस बंदे से नजरें चुरा लूँ। अगर मैं किसी बंदे से कोई झूठ बोलूंगा तो झूठ बोलते बोलते अगर मैं नजरें चुरा लूं तो साइकोलॉजिकल टर्म्स के अंदर मैंने उस बंदे से झूठ बोला या उस बंदे से कुछ छुपा रहा, ठीक है। तो ये बेसिकली गेस्चर्स आपको डिसाइड करते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी ज्यादा अच्छी है। अगर आप अगले बंदे के साथ कॉन्फिडेंस खड़े भी हो गए, आप उंगलियों के क्रैकिंग नहीं कर रहे, आप पाँव नहीं हिला रहे, ठीक है, आपकी टांगे नहीं काम रही, तो ये सारी की सारी चीजें आपके कॉन्फिडेंस को शो करती हैं। और जब किसी भी जॉब को लेने के लिए आपके पास कॉन्फिडेंस हो तो अगला बंदा आपकी कॉन्फिडेंस की बेस के ऊपर आपको चांस देने के ऊपर आमादा हो सकता है। इसी तरीके से और फॉर एग्जाम्पल देखें आई कॉन्टेक्ट, दो बंदे आपस में मिल रहे हैं लेकिन एक दूसरे से नजरें नहीं मिलाएंगे तो क्या है कि आपस में कम्युनिकेशन ही बिल्डअप नहीं होती। वो कहते हैं ना कि आंखें ज्यादा बातें करती हैं, ठीक है। अगर आपने किसी इंसान की में देखना हो कि वो आपकी कितनी इज्जत करता है, ठीक है, या आप उसके लिए क्या वैल्यू रखते हो इन सोशल टर्म्स एंड इन पर्सनल टर्म्स, तो इस दोनों सिनेरियो के अंदर आप किसी की भी आंखें देखकर पहचान सकते हो कि अगला बंदा आपके लिए क्या फील करता है, ठीक है, या उस बंदे के अंदर बेसिकली क्या चल रहा है। आई डोंट नो कि आप चीजें ये रिकग्नाइज कर सकते हो कि नहीं, बट मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं अगर किसी की आंखों में देखकर मैं बता सकता हूँ इस बंदे के साथ क्या चल रहा है, ये क्यों आप बता सकते हो, ये एक तरह से आप कह सकते हो गॉड गिफ्टेड टैलेंट एक आपके। लेकिन अगर आप किसी से हाथ मिला रहे हो और आई कांटेक्ट आपका क्रिएट हो रहा है तो उसका यही मतलब है कि आप कॉन्फिडेंट हो, आपके पास जो स्किल्स हैं आप उनको लेकर कॉन्फिडेंट हो, ठीक है। अमूमन जब टीचर सवाल करता है क्लास में और जिस स्टूडेंट को जवाब नहीं आता तो वो क्या करता है, ऊपर नीचे देखना स्टार्ट करता है। क्यों ऊपर नीचे देखना स्टार्ट कर देता है, सिर्फ इसलिए ताकि टीचर मुझे ना बुला ले, और जिसका आई कांटेक्ट होता है वो बेचारा अमूमन फंस जाता है, ठीक है। तो आई कांटेक्ट अगेन कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसके बाद बॉडी पॉस्चर, बॉडी पॉस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं यहाँ पर मीटिंग कर रहा हूँ, मेरा लैपटॉप सामने लगा हुआ है और मैं मीटिंग स्काइप मीटिंग के अंदर बैठा हूँ। इसके बाद ही मैं बेड के ऊपर बेसिकली बैठा हूँ और बेड के ऊपर बैठने के बाद मैं आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ स्लाइड करता चला है। हालांकि मैं बेड पे नहीं बैठा हूँ बट स्टिल मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर एक मीटिंग हो रही है और मीटिंग में करते करते आप आहिस्ता आहिस्ता स्लाइड होते होते आप बिल्कुल नीचे चले जाओ, ठीक है, कि आप बैठने से आप लेटने की तरफ चले जाओ। तो इस सिनेरियो में देखें अगला बंदा जो
आपको टास्क देने लगा है, जो आपके ऊपर इन्वेस्ट करने लगा है, जो आपके ऊपर पैसे लगाने लगा है, अगर आपका पोस्टर अच्छा नहीं होगा, आप कभी यहाँ पर जा रहे हो, इस कोने में जा रहे हो, कभी इस कोने में जा रहे हो, ठीक है, आप कभी पिलो उठाकर अपने पीछे एडजस्ट कर रहे हो एक मीटिंग के दौरान, एक इंटरव्यू के दौरान, तो आप खुद सोच सकते हो कि आपका इंप्रेशन कभी भी अच्छा नहीं जा सकता। ठीक है, तो बॉडी पोस्चर हमेशा बहुत मैटर कर रहा होता है। अब यहाँ पर मैं इवन क्लास जब हम ले रहे होते हैं, हमें अपना पोस्चर बिल्कुल ठीक रखना पड़ता है। अगर मैं यहीं पर अपने कंधे ढीले कर दूं, ठीक है, इसके बाद मैं गर्दन टेढ़ी कर लूं, अगर मैं खुद ही सोया हुआ हूँ आधा, तो जो मेरी ऑडियंस, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, क्या वो जाग कर रह सकते हैं? वो जागे हुए कभी भी नहीं रह सकते, वो हमेशा और ज्यादा सोना शुरू कर देंगे। अब ये जो मैं आप लोगों को सारी चीजें बता रहा हूँ, ये कहाँ पर हमें यूज होंगी? ये आप लोगों के साथ डिफरेंट इंटरव्यूज कंडक्ट किए जाते हैं, फाइवर के ऊपर भी, अपवर्क के ऊपर भी। अगर कोई बंदा आपको लॉन्ग टर्म हायर करना चाहता है ना, तो वो आपको इंटरव्यू कंडक्ट करता है, और इंटरव्यू कंडक्ट करते हुए सारी की सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर कर रही होती है। आप लोग के पोस्टर्स बहुत ज्यादा मैटर कर रहे हो। आप लोगों को अपनी यूनिवर्सिटीज की फर्स्ट प्रेजेंटेशन याद होगी, डाइस के पीछे छुपकर प्रेजेंटेशन दी होगी। क्यों दी होगी? क्योंकि उस टाइम टांगे कांप रही थी। ठीक है, वो कॉन्फिडेंस नहीं था, कॉन्फिडेंस की कमी थी। आपकी बॉडी लैंग्वेज बता देती कि आप कितने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। अगर खड़े भी हो तो पेट निकाल कर नहीं खड़े होना किसी के सामने, अगर बैठे हुए हो, ठीक है, तो कमर नहीं निकालनी, मुंह आगे नहीं कर लेना। ये आपके ना एक कह सकते हो कि बैड एडिकेट्स के नतीजे आप, अगले की बात आप हमेशा अटेंटिव होकर आपको सुननी चाहिए, और यही कम्युनिकेशन स्किल्स की खासियत है। अब देखें, व्हाट शुड वी डू, व्हाट वी शुडंट। आपके सामने कुछ चीजें आ रही हैं। हमेशा रिलैक्स पोस्चर रखें, आर्म्स को रिलैक्स रखें, जहां पर आपको बात समझ आ जाए। अमूमन टीचर जब हमें कोई चीजें पढ़ा रहा होता है, जब हमारी तरफ को देखता है, तो हम हाँ में सर हिलाना स्टार्ट करते हैं, तो नॉट एग्रीमेंट होता है कि हाँ हमें आपकी बात समझ आ रही है। अगर कोई क्लाइंट ने कोई फनी बात कर दी है, तो हमें बुरा मुंह बनाने की जरूरत नहीं, वहां पर हंस दें। जैसे एक खड़ूस टीचर के सामने हम लोग उसके लेम जोक्स के ऊपर हंस लेते। हंसना क्या है कि यार आप कम्युनिकेशन कर रहे हो ना, अगला बंदा आपसे बात कर रहा है, अगर वो कोई बहुत ही बुरा जोक भी क्रैक कर देता है, तो वहां पर आप थोड़े स्माइल कर दो, स्माइल में कुछ नहीं होता। अगले बंदे का कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, आपके ऊपर ट्रस्ट करना शुरू कर देगा। किसी की अगर आप बात सुन रहे हो, तो उसके करीब होकर आप बात कर सकते हो। ठीक है, कोई दो बंदे आपस में बात कर रहे हैं, अगर आपने उसकी बात गौर से सुनी है, तो आप करीब हो जाते हो। करीब क्यों हो जाते हो? उसके लीन कर जाते हो, लीन क्लोजर करते हो। क्यों? ताकि आप उसकी बात को और ज्यादा अच्छे तरीके से सुनो, और इस तरीके से बंदों वाला बंदा आपको अपनी बात और अच्छे तरीके से सुना सकता है। जेस्चर्स, ठीक है, जेस्चर से मुराद हाथ सीधे रख के बात नहीं करनी। ठीक है, जहां पर आपको इशारे करने की जरूरत पड़े, आप वहां पर इशारा करो। जहां पर आपको हाथों पे हिलाने की जरूरत पड़े, आप वहां पर बैठकर हाथ भी। वर्ड वी शुडेंट, आर्म्स को यूं करके रख लें। ठीक है, बोलते चले जाएं, फिजिटिंग करना स्टार्ट करें। फिजिटिंग नर्वसनेस क्या होती है? उंगली उठाना स्टार्ट कर दे। ठीक है, हाथों को इस तरीके से मूव करना स्टार्ट कर दे, सारी की सारी फिजिटिंग के अंदर आती है। इसके अलावा आप किसी को कोई बात कर रहे हो, बात करते पढ़ते आप जॉइनिंग ना स्टार्ट करो। जॉइनिंग स्टार्ट करोगे तो ऐसा लगता है कि अगला बंदे की आप बात को इंटरेस्टेड ही नहीं। तो ये चीजें आपकी डेली लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा यूज होती हैं। इन चीजों का आप लोगों ने इन फ्यूचर भी ख्याल रखना, और फ्रीलांसिंग के अंदर उसका बहुत ज्यादा ही यूज है। अपीयरेंस फॉर्मल और इनफॉर्मल आपने कब रखनी? देखिए, अगर मैंने क्रिकेट खेलने जाना है, मैंने ग्राउंड में जाना है क्रिकेट खेलने के लिए, तो मैं कभी भी टू पीस पहनकर, थ्री पीस पहनकर नहीं जाऊंगा। मैं जॉगर्स पहनूंगा, ट्राउजर्स पहनूंगा, एक कैजुअल शर्ट पहनूंगा। ठीक है, लेकिन मैं कभी भी टाई लगाकर क्रिकेट खेलने नहीं चला जाऊंगा। तो हमेशा आप लोगों ने देखना है कि आप लोग किस चीज, आप बेसिकली किस इवेंट के ऊपर जा रहे हो। अब मैंने एक शादी के ऊपर जाना है, ठीक है, एक इंटरव्यू के लिए जाना है, तो वहां पर मैं ट्राउजर्स के अंदर नहीं जा सकता, मैं वहां पर जॉगर्स पहनकर नहीं जा सकता। वो उस एडिकेट्स के उसके खिलाफ। ठीक है, तो हमेशा याद रखें, जब भी आप किसी क्लाइंट के साथ कोई बात भी कर रहे हो ना, कोई इंटरव्यू भी कर रहे हो, तो इवन अपने पजामास के अंदर आप यही हरकतें ना करो। आपने कोई लूज शर्ट पहनी है, तो आप उसके अंदर ये चीजें ना करो। सिर्फ शर्ट ही चेंज कर लो, ऊपर वाला पोस्टर ही आना ना, तो एटलीस्ट शर्ट चेंज कर लो, ताकि पता लगे कि आप एक प्रोफेशनल पर्सन। ठीक है, और होपफुली आप लोग को ड्रेसिंग के वाले से भी चीजें समझ आ गई। कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज पूछ लीजिए। अब देखें, अपीयरेंस तो हो गई आपकी ड्रेसिंग वाइज। अब आप लोग वर्डिंग, कुछ भी बताते हुए, कुछ भी बोलते हुए अपनी वर्डिंग को कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। देखो, अगर आपने कोई क्लाइंट आपसे कोई बात कर रहे हैं, आप वहां पर सॉरी की टर्म की जगह
अपोलोजाइज की टर्म को यूज कर सकते हो, ठीक है। आई नीड आई नीड कंपनी डिटेल्स फ्रॉम यू, ठीक है। आप लोगो डिजाइन कर रहे हो, आप कहते हो आई नीड कंपनी डिटेल्स फ्रॉम यू, ठीक है। यहीं पर आप रिक्वेस्ट को वर्ड यूज कर सकते हो। आप टेल की जगह इन्फॉर्म का वर्ड यूज कर सकते हो। आप गिव की जगह प्रोवाइड का वर्ड यूज कर सकते हो, ठीक है। आपके सामने वर्ड्स की तरह को पढ़ लें। गेट की जगह व्हाट यू विल गेट, व्हाट यू विल रिसीव। अगेन वर्ड्स का सिर्फ हेर फेर। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेसिकली ये चीजें बना रही है, ठीक है। I will I call up this meeting. I cancel this meeting. Again, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल के अंदर आपके पास क्या डिफरेंस आ रहे हैं आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। अपने बात करते हुए हमेशा ट्राई करें कि आप लोग फॉर्मल वर्डिंग यूज करो। ऐसी वर्डिंग आप कहाँ यूज कर सकते हो, आप लोग यूज कर सकते हो अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ। लेकिन अगर आप किसी बिजनेस कॉर्पोरेशन के साथ काम कर रहे हो, ठीक है, आप डीलिंग कर रहे हो, तो वहां पर आपको फॉर्मल कीवर्ड्स अपने पास यूज करने पड़ेंगे। अच्छा, इसके बाद है जी अगली चीज है क्लैरिटी। क्लैरिटी से क्या होता है कि हमेशा किसी भी इंसान को अगर आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाना है तो उसको बिल्कुल सीधा सीधा करके समझाने की कोशिश करें, ठीक है। कान को यहां से पकड़े, ठीक है। कान को यहां से दूसरे हाथ से जाकर घुमाकर पकड़ने की आप लोगों को कोई भी जरूरत नहीं है। जितनी चीजें कॉम्प्लिकेट करते जाएंगे, शायद आपको लगता हो कि चीजें कॉम्प्लिकेट कर देंगे तो शायद हमें पैसे ज्यादा मिलेंगे। यकीन माने कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। ऐसा क्यों कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ इसलिए क्योंकि अगर आप चीजों को कॉम्प्लिकेट कर दोगे, ठीक है, कॉम्प्लिकेशन की तरफ लेकर चले जाओगे, तो अगला बंदा आपकी बात नहीं समझ सकता। चीजों को हमेशा टू द पॉइंट रखें ताकि अगला बंदा जब आपकी बात को समझ सके। Try not to create any complex while having any conversation with other. Make yourself clear about what you think and what you want to convey. जो आप कन्वे करना चाहते हो, जो आप बोलना चाहते हो, उसको पहले सोचें एंड इसके बाद उसको आगे ट्रांसफर या उसको आगे कन्वे करें। बगैर सोचे समझे बोलने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। आप देखें ये वाली चीज आपकी डेली लाइफ के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट है और यही चीज आपके पास आपकी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टोन ऑफ वॉइस। अमूमन क्या होता है कि हम लोग जब बात कर रहे होते हैं, देखिए मैं फाइवर के ऊपर कस्टमर के साथ डील कर रहा हूँ तो मैं उसको देख नहीं सकता, ठीक है। मैं उसको अपनी फीलिंग्स नहीं समझा सकता। कैमरा ऑफ करूं ताकि आपके पास वीडियो क्वालिटी अच्छी आ रही आए। अब अगर आप खुश हो, ठीक है, तो यहाँ पर आप वाव का वर्ड यूज कर सकते हो। अगर आप सैडनेस को शो करना चाहते हो तो आप सो सॉरी का वर्ड यूज कर सकते हो। अगर आप फियर का वर्ड यूज करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपने एक आर्टवर्क बनाना है, ठीक है, और वो आर्टवर्क आपका फोटोशॉप पे बन सकता है, इलस्ट्रेटर पे नहीं बन सकता। आप यहाँ पर कह सकते हो आई फियर आई कांट क्रिएट दिस, ठीक है, या आई फियर दैट इट कैन ओनली बी क्रिएटेड इन एडोब फोटोशॉप, ठीक है। अब यहीं पर आप अपने पास वर्ड्स क्या यूज कर सकते हो, आई फील का वर्ड यूज कर सकते हो। आई एम फ्यूरियस ऑसम, ऐसे देखकर अगर आपने कोई आपके साथ क्लाइंट की बात चल रही है, क्लाइंट की आपसे ऐसी बात कर, क्लाइंट फॉर एग्जाम्पल कहता है कि मैं आपको इसके लिए डबल पेमेंट करने के लिए राजी हूँ, तो वहां पर आपको उदासी शो नहीं करना, ठीक है। वहां पर आप वाव वो ऐसे वर्ड्स को अपने पास यूज कर सकते हैं। किसी भी बंदे के साथ आप बात कर रहे हो, बात करते हुए आपके वर्ड्स बेसिकली ये डिस्क्राइब कर रहे होते हैं कि आप कैसा फील कर रहे हो, तो आप इस तरीके से वर्ड्स को अपने पास यूज कर सकते हो, ठीक है। लाइक अगर आप बिहेवियर कुछ हैप्पीनेस का बिहेवियर है तो वाव कहोगे। अब वाव ऐसे कहोगे, वाव ऐसे वाव कहोगे तो ऐसा लगेगा कि भाई आपको कोई खुशी नहीं है, आप जबरदस्ती का वाव कर। अब यहीं पर आपको ओ वाव, जब आप ओ वाव कहोगे तो यहाँ पर क्या चीज आप कन्वे कर रहे हो कि आप खुश हो, ठीक है, आप चीयरफुलनेस अपनी शो कर रहे हो, ठीक है। अब यहीं पर है आई फील सो सॉरी फॉर यू, ठीक है, आप सिंसेरिटी के साथ ये चीज कहो। अब यहीं पर आपको हंसते हुए कहो हाँ 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 आई फील सो सॉरी फॉर यू। यहाँ पर ऐसा क्या लगेगा कि आप अगले को बेसिकली टॉन्ट कर रहे हो, ठीक है, या आप अगले को पोक कर रहे हो। यहीं पर अगर आप नॉर्मल टोन के साथ कहोगे आई फील सो सॉरी फॉर यू, तो यहाँ पर आपकी बेसिकली वॉइस बेसिकली डिफाइन करेगी कि आप उसके गम में बराबर की शरीक है। आई होप कि आप लोग को यहाँ पे मेरे पॉइंट समझ आ रहे हैं।
ओके जी, इसके बाद आ जाता है आपके पास फ्रेंडलीनेस। फ्रेंडलीनेस से क्या मुराद है कि आप किसी से भी बात करो, देखिए आप क्लाइंट से आप बात करोगे ना, क्लाइंट से ये बात भी नहीं कि हाँ भाई क्लाइंट आपसे हेलो कहे, गुड मॉर्निंग कहे, आप भी उसे गुड मॉर्निंग कहो, और उसके बाद वो कहे कि आपका दिन कैसा गुजरा, आपको बहुत अच्छा गुजर रहा है, आप भी उससे पूछो जी आपका दिन कैसा गुजरा। अब इस सूरत में आपने और ज्यादा फ्रेंडनेस शो नहीं करनी। फ्रेंडनेस से मुराद, अब आप ये नहीं पूछोगे हाँ भी बताओ नाश्ते में क्या खाया था, ठीक है, दिन कैसा गुजर रहा है, ठीक है। अगर वो क्लाइंट आपसे कहता है जी कि आज मैं बहुत ज्यादा लो फील कर रहा हूँ, तो उससे पूछें कि आप लो फील क्यों कर रहे हैं, ठीक है। उससे दोस्ती लगानी है आप, ठीक है। दोस्ती लगाने का मतलब आई होप कि आप लोग समझ रहे हो, आपको उससे दोस्ती करनी। दोस्ती करेंगे तो वो क्लाइंट आपसे आपके अलावा कहीं और जाएगा नहीं, ठीक है। अगर क्लाइंट आपसे कहे कि यार मैं आज थोड़ा सा लो फील कर रहा हूँ, तो आप ये मत कहो नहीं नहीं मैंने आज टास्क को खत्म करना है, प्लीज मुझे डिटेल्स दो। आप क्लाइंट से कहो कोई मसला नहीं है, प्लीज आप थोड़ा सा आप बाहर की तरफ चले जाओ, थोड़ा सा वर्कशॉप करो, अपने आप को कुछ अच्छी जगह पर जाकर डिनर कर लो। आप क्लाइंट के साथ फ्रेंडनेस शो कर सकते हो, ठीक है। क्लाइंट अपना कहे कि मुझे मैं लो फील कर रहा हूँ, तो आप उससे दोस्ती लगा सकते हो। अब क्लाइंट ने आपको पैसे देने, क्लाइंट कहे मुझे एक लोगो बना दो, आप तो नहीं यार मैं तो आज बहुत ही उदास फील कर रहा हूँ, मैं आज बहुत ही लो फील कर रहा हूँ। क्लाइंट कहेगा ठीक है मैं किसी और से काम करवा लेता हूँ, अगर आपकी जिंदगी में इतनी उदासियां चल रही हैं, ठीक है। तो आप क्लाइंट फ्रेंडनेस शो करें तो आप फ्रेंडनेस अपनी शो कर सकते हो। फजूल में क्लाइंट के साथ यारियां लगाने की जरूरत नहीं है, प्रोफेशनल रहना है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि हाँ भाई डिनर में आपने क्या खाया, ठीक है। आप ये कह सकते हो होप यू हैड अ गुड डिनर, ठीक है, तो आपका डिनर अच्छा गुजरा होगा, डेट्स इट। फजूल की उसके साथ यारियां भी नहीं लगानी और अपने आप को प्रोफेशनल टर्म्स के अंदर भी रखना है। अगली चीज क्या है जी, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस आपके अंदर कब आता है, जब आप तरह तरह के लोगों के साथ डील करते हो। जिंदगी हमें बड़ा कुछ सिखाती है, ठीक है। हमें किताबें वो कुछ नहीं सिखाती जो कि हमें जिंदगी सिखाती है। अगर मैं बात करूं जो इल्म है ना, हमने आज के दौर में इल्म को किताबों के अंदर रख दिया। अगर हमने कुछ भी पढ़ना है तो हम लोग किताबों के अंदर उसको ढूंढ के पढ़े, लेकिन पुराने दौरों में इल्म किताबों की हद तक नहीं होता था, इल्म होता था सफर के अंदर, ठीक है। इल्म और रिस्क आपके सफर के अंदर होते थे। आप जितना ज्यादा सफर करते थे आप उतना ज्यादा लोगों से सीखते थे, आपके पास इल्म आता था, उसको हम बेसिकली इल्म कहते थे। कि मैं यहाँ से फॉर एग्जाम्पल मैं अरब की बात करता हूँ, अरब के लोग एक शहर से दूसरे शहर में जाते होते थे, ठीक है। एक मुल्क से दूसरे मुल्क में हिजरत हिजरत तो नहीं कहूंगा, तिजारत के लिए घर से जाते होते थे, वो वहां पर जाके लोगों से सीखते थे, उससे हम बेसिकली इल्म कहते हैं। आज के दौर में जो हमारा इल्म क्या हो चुका है, किताबों की हद तक मखसूस कर दिया। आज के दौर में हमारा छोटा कजन भी है, छोटा इवन आप में से काफी लोग मैरिड भी हो गए, जो बच्चे हैं, अगर कोई बच्चा हमसे इजाजत मांगे कि मैंने फला जगह जाना है, हम लोग कहते हैं आज का दौर नहीं है कि हम आपको बाहर भेज सकते, लेकिन वाकई आप भी ठीक कह सकते हैं कि आज का दौर नहीं कि हम आपको बाहर भेज सकते, लेकिन जो बच्चा बाहर जाकर सीख सकता है ना, वो एक घर में रहकर कभी भी नहीं सीख सकता। एक बच्चा स्कूल जाते हैं, जब स्कूल जाने में जो 15 से 20 मिनट की जो ब्रेक होती है ना, वो 15 से 20 मिनट की ब्रेक और असेंबली टाइम से पहले का टाइम और छुट्टी के बाद का टाइम, ये तीन टाइम जो इंसान को जो कुछ सिखाते हैं ना, ये आपको किताबें नहीं सिखा सकती। 4 साल की यूनिवर्सिटी लाइफ जो आपको सिखाती है, वो आप लोग क्लासरूम्स के अंदर बैठ कर नहीं सीखते, जो कि आप लोग यूनिवर्सिटी के अंदर फिरते हुए सीखते। यूनिवर्सिटी के अंदर टाइम क्यों पीरियड ज्यादा होता है, सुबह से शाम तक यूनिवर्सिटी ओपन रहती है, क्यों ओपन रहती है, क्योंकि वहां पर आपकी क्लासेस लंबी होती है, क्लास लंबी के बाद आपको बीच में गैप्स मिलते हैं, आप तरह तरह के लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हो, ठीक है। हो सकता है आपका यहाँ पर सराइकी दोस्त भी हो, सराइकी कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा हो, आपका कोई दोस्त कश्मीर से आया हुआ हो, वहां के कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा हो, आपका दोस्त कोई गिलगित बल्तिस्तान का हो, वहां के कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा हो, कोई दोस्त हमजा का हो, तो वहां के कल्चर को रिप्रेजेंट करेगा। अब आप जब उन लोगों से इस डील करते हो तो आपके अंदर हमेशा कॉन्फिडेंस आता है। आजकल के बच्चों में कॉन्फिडेंस बहुत, कुछ बच्चों में तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, कुछ में कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस की सबसे बड़ी वजह क्या है कि उन बच्चों को सिर्फ घर तक महदूद कर दिया, ठीक है। अगर आप लोगों की भी यही चीजें चलती है लाइफ में, तब आप लोग बड़े हो चुके हो। अब अगर आपने कॉन्फिडेंस हासिल करना है तो प्लीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि सफर करना शुरू करें, जगह जगह घूमे फिरें। जगह जगह घूमे फिरने से यह मतलब नहीं है कि आप यहाँ से उठे जी तो
इस्लामाबाद चले जाएं, ठीक है। इससे मुराद है कि आप जहां पर हो, आप कश्मीर साइड पे चले जाओ, ठीक है। आप तरह तरह के गांव में जाकर लोगों को एक्सप्लोर करो, देखो कि लोग क्या कर रहे हैं। जब आप एक्सप्लोर करोगे ना, तो आप नई नई चीजें सीखोगे। इस्लामाबाद वाला बंदा इस्लामाबाद में रहे तो कुछ ज्यादा नहीं सीखता, वहां वाला बंदा वहां में रहे ज्यादा नहीं सीख सकता। अपने कल्चर, अपनी सराउंडिंग में रहते हुए आप ज्यादा कुछ नहीं सीखते। दुनिया बहुत बड़ी है, इसके पास बहुत ज्यादा इल्म है। तो ये कॉन्फिडेंस आपको हमेशा एक्सपीरियंस से आता है, और एक्सपीरियंस के लिए आपको घूमना घामना लाजिम है। मेरा एक्सपीरियंस मुझे कहाँ से मिला? मेरा एक्सपीरियंस मुझे फ्रीलांसिंग से मिला। आपका एक्सपीरियंस भी आपको फ्रीलांसिंग से मिलेगा। आज क्लाइंट मुझे अप्रोच करे और वही क्लाइंट आपको अप्रोच करे, आप अलग तरीके से डील करोगे, मैं अलग तरीके से डील करूंगा। मैं शायद आपसे ज्यादा कॉन्फिडेंट होकर डील करूँ, क्यों? क्योंकि मैंने वो काम किए में, मुझे पास उस चीज का एक्सपीरियंस है। आपके पास अगर एक्सपीरियंस नहीं होगा तो ऐसा मतलब नहीं है कि आप काम नहीं कर सकते। आपको भी एक्सपीरियंस गेन करना है। एक्सपीरियंस गेन कैसे होगा? जब आप वो लोग काम अपने बैंड के ऊपर करोगे, ठीक है। अच्छा, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, इम्पैथी। हमारे पास दो टर्म्स होती है, सिंपैथी और इम्पैथी। सिंपैथी से मुराद के तरस खाना। हमेशा कोशिश करें कि किसी के ऊपर तरस ना खाएं। तरस की बजाय आप उसका साथ दें। क्लाइंट आपके पास आता है फाइवर के प्लेटफॉर्म, किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, और वो आपसे आकर कहता है कि मेरा बिजनेस कोविड की वजह से, कोविड-19 की वजह से एक्सपेक्ट हो चुका है, और राइट नाउ मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है कि जो मैं इन्वेस्ट कर सकूं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप कहो यार मुझे बहुत दुख हुआ कि आप कोविड-19 की वजह से आपकी बिजनेस डाउन हो चुका है, लेकिन मैं तो $50 के $50 ही चार्ज करूंगा, मैं इससे कम पैसे चार्ज नहीं कर सकता। कोविड-19 आपका मसला है, कोविड-19 मेरा मसला नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर सिंपैथी के अंदर आप क्या करते हो कि यार मुझे बड़ा दुख हुआ कि आपका ये नुकसान हुआ, ठीक है। लेकिन एम्पैथी जो वर्ड है, एम्पैथी के अंदर आप कहते हो कि यार आपका जो नुकसान हुआ है इसके अंदर मैं आपका साथ देने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। आपका जो नुकसान है, जो आपका दुख है, मैं उसके अंदर बराबर का शरीक हूँ। बिजनेस में लॉस हुआ है, क्लाइंट कह रहा है कि यार मुझे बिजनेस में लॉस हो चाहिए, मैं $20 दे सकता हूँ। तो आप कहो कि हाँ ठीक है, $20 में काम करते हैं और मैं आपका साथ दूंगा, हम मिलकर आपके बिजनेस को दोबारा से ग्रो करेंगे। क्लाइंट का इस टाइम आपके ऊपर ट्रस्ट लेवल 200% बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने पैसे भी कम किए और आपने फिर बताया क्लाइंट को कि मैं आपके साथ मिलकर आपके बिजनेस को स्टैब्लिश करूंगा। आपको क्या मिल रहा है? आपको तो कुछ भी नहीं मिल रहा, आपको तो अपनी जॉब के सिर्फ कुछ डॉलर्स मिल रहे हैं, डेट से। लेकिन आप क्लाइंट को बिजनेस स्टैब्लिश करवाने में उसका साथ देना चाहते हैं। देखो, आप कभी भी इंसान किसी को भी कुछ ना दे सको ना, लफ्ज बहुत बड़ा सहारा होता है, आज के दौर में खास तौर पर। हम जिस एरा में हैं, हमारे यहाँ पर हम लोग किसी से बोल नहीं सकते। आप लोग देखोगे डिप्रेशन की बीमारी का आजकल हर कोई बंदा कहता है डिप्रेशन डिप्रेशन डिप्रेशन। ये डिप्रेशन क्यों है? क्योंकि हम लोग किसी को अपनी दिल की बात कह नहीं सकते, किसी के पास टाइम नहीं है कि हमारे दिल की बात सुने, हमारे पास टाइम नहीं है कि हम किसी के दिल की बात सुन सकें। लेकिन कभी कभार सिर्फ दूसरों के लफ्ज को सुनना, दूसरों की बातों को सुनना, उनके आधे मसलों का हल निकालना। हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं, नानी नाना हो गए, दादी दादा हो गए, तायाब हो गए, जो बड़े एज के लोग, आज के दौर में वो लोग क्या वो क्या आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हो? वो एक्सपेक्ट ये कर रहे हो कि आप उनके पास आकर बैठो, उनकी किस्से कहानियां सुनो। अगर आप उनके किस्से कहानियां दौर में आप ही उनके साथ बैठकर बातचीत नहीं करोगे तो वो अकेले रह जाते। और रिटायरमेंट के बाद अमूमन आपने देखा होगा, जो आपके बड़े बुजुर्ग होते हैं, जो रिटायरमेंट के बाद वो एकदम से बूढ़े क्यों हो जाते हैं? रिटायरमेंट से पहले वो जी साइकिल भी चला रहे होते हैं, वो बाइक भी चलाते हैं, वो गाड़ी भी चला रहे होते हैं, बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, पैदल पूरी पूरी वॉक कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे रिटायरमेंट होती है, रिटायरमेंट के बाद वो बेड से लग जाते हैं। वो क्यों लग जाते हैं? क्योंकि उनको सुनने वाला कोई भी नहीं, उनके साथ कम्युनिकेट करने वाला कोई भी नहीं, ठीक है। और ये जो मैं आपको चीजें बता रहा हूँ, ये सिर्फ आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर है। पेरेंट्स को टाइम देना स्टार्ट करें, पेरेंट्स के साथ बैठना स्टार्ट करें। जहाँ लोग पेरेंट्स के साथ बैठोगे तो आप लोग नई नई बातें सीखोगे। वो आपसे अपनी किस्से कहानियां बताएंगे, तो ये किस्से कहानियां बताना उनको जबान रखेगा। वरना यकीन माने, रिटायरमेंट के 2 साल के बाद बंदा बूढ़ा हो जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पास बात करने के लिए कोई बंदा नहीं होता। वो ऑफिस में जाता था तो उसको 10 बंदे होते थे बात करने वाले, लेकिन घर में बैठकर जब उसकी अपनी औलाद नहीं सुन रही होती, तो वहां पर वो बंदा 2 साल के अंदर ही बूढ़ा हो जाता है, ठीक है। तो ये जो मैं चीजें आपको बता रहा हूँ, सिर्फ आपकी लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ नहीं, आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर। अपने पेरेंट्स के पास बैठना स्टार्ट करें, अपने नानी नाना दादी दादा अगर वो हयात हैं तो उनके पास बैठना स्टार्ट करें, क्योंकि जब वो आपके पास से चले जाएंगे तो आप हमेशा तरसोगे कि आपको उनका सहारा मिले, ठीक है। और दुनिया मुकफ़ात अमल है,
अगर आप आज किसी के लिए एम्पैथी नहीं क्रिएट कर सकते, आप किसी के दुख और दर्द में बराबर के शरीक नहीं हो सकते, कल को कोई और बंदा भी आपके दुख और दर्द में शरीक नहीं होगा। ठीक है, अगर किसी की गमी खुशी के अंदर आप शरीक नहीं होगे, तो अगला बंदा भी आपकी गमी खुशी के अंदर कभी भी उसका पार्ट नहीं बन सकता। ठीक है, तो प्लीज ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, इसको अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट लाजमी कीजिएगा। शायद आपको लग रहा हो कि हमारा कोर्स से बिल्कुल हट के बातें, लेकिन स्टिल कोर्स से कभी भी हट कर भी बातें करनी चाहिए। ओपन माइंडेडनेस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटीज। हम लोग के पास सुनने की सलाहियत है, हमारे पास समझने की सलाहियत नहीं है, ओपन माइंडेडनेस नहीं। ओपन माइंडेडनेस का मतलब कि अगर कोई बंदा आपको कहे कि यार ये पॉइंट ऑफ व्यू आपका ठीक नहीं है, अगर हम इस तरीके से काम करें तो हमारा काम अच्छा हो सकता है। अगर आपको लगता है कि उस बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमेशा अगले बंदे की बात सुनने के बाद अगर उसका पॉइंट ऑफ व्यू आपको अच्छा लगे, तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझें, उसका पॉइंट ऑफ व्यू सुन लें, उसके पॉइंट ऑफ व्यू के पर अमल दरामद करें। अपनी ईगो को इतना बड़ा ना बनाएं कि अगले बंदे की जरूरत कैसी हुई कि उसने हमें ठीक कर दिया। उसने बेशक ठीक बात कर दी, लेकिन हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट, हमारी ईगो हमें गवारा नहीं करती कि हम लोग उस बंदे की बात के ऊपर अमल दरामद करें, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम लोग उसकी बात के ऊपर अमल दरामद होगा तो वो बंदा हमें लगता है कि वो शायद ऊपर की तरफ निकल जाए। ठीक है, तो हमेशा ओपन माइंडेडनेस से काम करना है। कोई क्लाइंट आपके साथ बात कर रहा है, अगर क्लाइंट आपको कोई अच्छा मशवरा दे देता है, हो सकता है ना कोई अच्छा मशवरा दे दे, तो उसकी बात को, उसके मशवरे को सुने, और अगर उसका मशवरा आपको अच्छा लगता है तो उसके मशवरे पर अमल दरामद करें। लेकिन अगर आपको उसका मशवरा अच्छा नहीं लगता, तो ये मत कहे कि आपका मशवरा गलत है, मैं आपकी बात ही नहीं सुनता, आपके बात ही गलत कर दी, लड़ने को ना पहुंच जाए। आप ये बात इस तरीके से भी कह सकते हो कि हाँ आपकी बात ठीक है, लेकिन हम अगर इस तरीके से इसको सर अंजाम दें तो हम लोग इस काम को और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो अगेन कम्युनिकेशन क्या है, बात कहने का, बात क्या कही है वो नहीं, हम बात को किस तरीके से, किस नजरिए से पेश से आगे रखते हैं, ये बहुत मैटर करता है। आप कहो कि हाँ यार आप बिल्कुल बात ठीक कर रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग इस तरीके से काम करें तो शायद हमें ज्यादा फायदा हासिल हो जाए। एक तो बात करने का तरीका ये होगा, दूसरा तरीका क्या है, नहीं नहीं तुम तो गलत कह रहे हो, हम ये तरीका यूज करेंगे। तो इस सूरत में जी चीजें आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट इज अ टू वे स्ट्रीट। रिस्पेक्ट करेंगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी। किसी छोटे से बच्चे से भी अगर आज आप बदतमीजी से बात करोगे तो आपसे बदतमीजी से बात करेगा, अगर आप उससे प्यार से बात करोगे तो वो आपसे प्यार से बात करेगा। कोई बंदा आपको गुस्से का तेज है, गालियां देता है, आप उससे एक दफा तमीज के साथ, रिस्पेक्ट के साथ बात करो। पहली दफा शायद हो सके वो अपनी खसरत को चेंज ना कर सके, दूसरी दफा भी रिस्पेक्ट के साथ बात करो, तीसरी दफा उस बंदे को खुद ऑटोमेटिकली शर्मिंदगी होना शुरू हो जाएगी कि वो भी आपसे तरीके करना शुरू कर देगा। तो रिस्पेक्ट इज अ टू वर्ड स्ट्रीट। आपको हमेशा रिस्पेक्ट लेने के लिए रिस्पेक्ट देनी भी पड़ती है। ऐसा आप रिस्पेक्ट कभी भी नहीं कर सकते कि अगला बंदा हमें रिस्पेक्ट करे, हमेशा रिस्पेक्ट लेने के लिए आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फीडबैक। कभी भी क्लाइंट के साथ काम करें, देखें क्लाइंट ने अगर आपको एक खराब फीडबैक दे दिया ना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने लगा, क्लाइंट ने अगर आपको कभी कोई फीडबैक दे दिया और आप उसकी फीडबैक से एग्री नहीं करते, तो वहां पर गालम गलोच करने की या उसको बुरा भला कहने की जरूरत नहीं। आप क्लाइंट से ये भी तो पूछ सकते हो ना कि यार आप काइंडली मुझे बताओ कि मेरे अंदर क्या कमी या क्या खामी रह गई थी, मैं उस खामी या उस कमी को पूरा करूंगा। जब आप ये बात कहोगे ना कि यार मैं इस खामी या इस कमी को पूरा करूंगा, तो अगला बंदा भी कहेगा यार कितना अच्छा बंदा है, ये अपनी गलती को सुधारने की कोशिश कर सकता है। हमेशा कोई भी परफेक्ट नहीं, मैं भी परफेक्ट नहीं, आप भी परफेक्ट नहीं। सिर्फ एक ही इस दुनिया में एक हस्ती आई थी, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो कि परफेक्ट थी, इसके अलावा कोई भी परफेक्ट नहीं था। और याद रखिएगा हम भी परफेक्ट नहीं। आपको अगर कोई बंदा नापसंद करता है तो उससे पूछे, उससे ये ना कहें कि यार मैं भी तुम्हें पसंद नहीं करता, जाओ भाड़ में चले जाओ। आप उससे पूछो कि यार आपको क्या चीज बॉदर करती है, आपको मेरी क्या चीज अच्छी नहीं लगी, मैं उस चीज को सुधारने की कोशिश करूंगा। इम्प्रूवमेंट का चांस तो हमेशा रहता है ना, और आपने हमेशा इम्प्रूवमेंट का चांस अपने अंदर रखना है। और कभी कोई आपको बंदा फीडबैक देता है, फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा मुझे आज कोई बंदा आगे कहता है क्या तुम बहुत तेज बोलते हो, मुझे पता है कि मैं तेज बोलता हूँ, जब मुझे 5 बंदे कह रहे हैं मुझे मैं तेज बोलता हूँ और मैं स्टिल ढीठ बन जाऊँ यार मैं तो तेज नहीं बोलता, तुम लोग सुन नहीं सकते, 5 बंदे के अंदर फॉल्ट नहीं हो सकता, मेरे अंदर भी फॉल्ट हो सकता। ठीक है, और हमेशा मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपनी चीजों को सुधारूं, चीजों को अच्छा करूं। इसी तरीके से आप लोगों को भी चीजें सुधारने की जरूरत है।
जो मैं आपको फीडबैक देता हूँ, फीडबैक को दिल से लगाने की जरूरत नहीं, उस फीडबैक को अच्छा पॉजिटिव एनर्जी बनाए, उसको अच्छे की तरफ लेकर चलो। ठीक है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, पिकिंग द राइट मीडियम। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस अभी चल रहा है, मैं आपको बताता हूँ। मैंने घर में प्लम्बिंग का काम करवाना है, मैं घर कंस्ट्रक्ट करवा रहा हूँ, मैंने प्लम्बिंग का काम करवाना है। क्या मैं प्लम्बिंग के काम के लिए जिस प्लम्बर से बात कर रहा हूँ, क्या मैं उसको कॉल पे समझा सकता हूँ कि मेरे घर में क्या मसला हुआ है, और मैंने जो अपने घर बनवा रहा हूँ उस घर के अंदर मुझे किस किस तरीके से फिटिंग चाहिए, क्या मैं उसको कभी अपने पास कॉल पे बता सकता हूँ? मैं कभी भी नहीं बता सकता, मैं उसको वीडियो कॉल पे भी नहीं बता सकता। मुझे हमेशा उसको फिजिकली साइट के ऊपर बुलाना पड़ेगा कि आप आओ यहाँ पर, घर को देखो, और इसके बाद मुझे बताओ कि आप ये काम करोगे तो कितने पैसों में करोगे। इसी तरीके से जो आपके पास नेटवर्किंग की फैसिलिटी है, कि अगर आप नेटवर्किंग की चीजें प्रोवाइड कर रहे हो फाइबर के ऊपर, तो ये एक ऐसी चीज है जो कि हमेशा बंदे को फिजिकली अवेलेबल होकर नेटवर्किंग करनी पड़ती है। बहुत कम नेटवर्किंग ऐसी होती है जो कि आप घर बैठे कंप्यूटर से बैठकर कर सकते हो। ठीक है? अब क्लाइंट के साथ आपने बात करनी है, क्लाइंट के साथ बात करने के लिए राइट मीडिया आपको पिक करना है। क्लाइंट की जॉब अगर वेबसाइट से रिलेटेड है तो आप स्काइप के ऊपर आ सकते हो। ठीक है, मोटे एग्जांपल दे रहा हूँ, जरूरी नहीं कि आप हमेशा स्काइप के ऊपर। इसके अलावा और क्या हल हो सकता है बात करने का, कि आप उसको टीम व्यूअर के ऊपर बुला लो। एक सॉफ्टवेयर है, क्लाइंट से इंस्टॉल नहीं हो रहा, आपने वीडियो कॉल के ऊपर समझाया कि क्लाइंट से काम नहीं हो रहा, आप चाहते हो कि आप खुद से चीजों को देखना स्टार्ट करो, तो आप टीम व्यूअर के ऊपर भी जा सकते हो, जहां पर आप क्लाइंट की सिस्टम की एक्सेस लेकर क्लाइंट सिस्टम के ऊपर चेंजिंग कर सकते हो। तो ये सारी की सारी चीज पिकिंग द राइट मीडियम, हमेशा काम करते हुए राइट मीडियम को पिकआउट करें। डिजाइनिंग कर रहे हैं तो कोरल ड्रॉ क्या है, राइट मीडियम नहीं है। हम लोग किसके ऊपर काम करें, हम लोग एडोब इलस्ट्रेटर के ऊपर लोगो बनाना शुरू कर दें। तो दिस इज कॉल्ड पिकिंग अप द राइट मीडियम। और हमेशा जितना आप अच्छा मीडियम चूज करोगे उतना काम करने में आपको आसानी हो जाएगी। एंड दिस इज नाउ द एंड ऑफ दिस कम्युनिकेशन स्किल्स स्लाइड। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है, कोई चीज ना समझ आई हो तो प्लीज पूछ लें, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अगर सब कुछ क्लियर है तो प्लीज अपने पास फोटोशॉप को ऑन कर लें, और फोटोशॉप को ऑन करने के बाद कमेंट के अंदर मुझे बता दें कि आपके पास फोटोशॉप ऑन हो चुका है। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, प्लीज जैसे ही आपके पास फोटोशॉप स्टार्ट हो जाए तो मुझे कमेंट्स में बता दें। फोटोशॉप ऑन करने के बाद काइंडली बता दें कि आपके पास फोटोशॉप ऑन हो चुका है। ऑलराइट जी, स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अबाउट टेक्स्ट टूल। ठीक है, और टेक्स्ट टूल हम लोग, आई एम रियली सॉरी जी, ये मेरे पास गलत हुआ है। अ, मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। टॉपिक नेम हमने गलत लिखा हुआ है इन फोटोशॉप। आई एम सॉरी यार से। ऑलराइट जी, ये भी मैंने करेक्ट कर लिया। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैं अपने पास एक नया कैनवस ले रहा हूँ, 1500 पिक्सल्स इंटू 1500 पिक्सल्स का, 5 इंच इंटू 5 इंच आप बेशक ले लो। अब हम लोग सिर्फ टेक्स्ट टूल को देखने वाले हैं। ये जो टेक्स्ट टूल अभी हम करने वाले हैं ना, ये आप सब लोगों को ऑलरेडी आता है। ट्रस्ट मी ऑन दिस, आप सब लोगों को ये ऑलरेडी आता है। आप लोगों के सामने मैं सिर्फ चीजों को बताता चला जाऊंगा, इसके बाद मैं आपको टाइम दूंगा ताकि आप उसको प्रैक्टिस जल्दी से कर लो।
और इसके बाद हम लोग इससे कुछ खेलना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। टेक्स्ट टूल आपके पास यहाँ पर आता है, हॉरिजॉन्टल टाइप टूल, ठीक है। मैंने सिंपल यहाँ पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने से क्या होगा, क्लिक करने से मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर कलर अगर चेंज कर दूं ग्रेड पे, तो मेरे पास इस टाइम यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर आपके पास टेक्स्ट की सारी सारी डिटेल्स आ रही है कि आप कौन सा फॉन्ट रखना चाहते हो, फॉन्ट फैमिली क्या होनी चाहिए और टेक्स्ट का टाइप कितना, ठीक है। मैंने अपना यहाँ पर नाम लिख लिया। अब यही चीजें अगर आपने और अच्छे तरीके से एडजस्ट करना चाहते हो तो विंडो में जाओ और विंडो में जाने के बाद कैरेक्टर का पैनल ओपन कर दो। दोबारा देख लें, विंडो में जाना है और कैरेक्टर का पैनल ऑन करना है। जैसे ही आप कैरेक्टर का पैनल ऑन करोगे आपके पास ये वाला पैनल यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ से अगर लेयर आपने सिलेक्ट की हुई है ये वाली मैशान हाथ में, ठीक है, मैं यहाँ पर बेरोजगार भी लिखता हूँ। अच्छा, इसके बाद एक और लेयर ले रहा हूँ। देखिए मैं लेयर की कॉपी ऐसे भी ले सकता हूँ, कंट्रोल जे कर लूँ, इसको नीचे लेकर आऊँ और ट्राई टू लेकर इसकी एडिटिंग कर। अभी सिर्फ यहाँ देखें, अभी आपने कुछ भी नहीं करना, ठीक है। मैंने तीन अलग अलग लेयर्स के ऊपर लिखे हैं। हमेशा याद रखिएगा जब भी आप टेक्स्ट लिखते हो तो वो अलग अलग लेयर के ऊपर लिखा जाता है। अगर मैं यहीं पर पैराग्राफ लॉरेम इप्सम से कॉपी करना चाहता हूँ, सिर्फ देखते जाएं, जब मैं टाइम होगा करने का तो मैं आपको बताऊंगा, तब आपने प्रैक्टिस करनी है। अभी प्लीज ना करना कुछ भी। ये पैराग्राफ मैंने कॉपी किया, अब मैं पैराग्राफ बनाना चाहता हूँ तो इस सूरत में अगेन स्टेटअप है, जैसे मैं ड्रैग करता था वैसे ही मुझे यहाँ पर ड्रैग करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन एक बात आप लोगों को यहाँ पर बता दूं कि यहाँ पर जो आपके पास जो टेक्स्ट होगा वो एक ही आर्टबोर्ड के अंदर लिखा हुआ, ठीक है, लाइक दिस। टेक्स्ट भी लिखा गया, पैराग्राफ भी लिखा गया। अब मैं इन सब के आपको वैल्यूज चेंज करके बताऊंगा। देखिए कैरेक्टर का पैनल को मैंने यहाँ पर निकाला हुआ है, सिर्फ देखते जाए, यहाँ सारा काम आप लोगों को आता है। मैशान आहत वाली लेयर को अगर मैं सिलेक्ट करूं और मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू में जाकर 150 कर दूं, सीधे मेरे पास फॉन्ट का साइज बड़ा हो चुका है। मैं यहीं पर जाकर 30 रखूं तो फॉन्ट का साइज छोटा हो चुका है। अगर मुझे इस ई रोजगार का साइज बड़ा करना है तो उसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, इसके बाद मुझे यहाँ पर साइज चेंज करना पड़ेगा। अगर मुझे इसको रेगुलर रखना है तो मैं रेगुलर पे क्लिक करूंगा तो ये रेगुलर में हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से फॉन्ट्स को चेंज करना है तो यहाँ से जाकर आप लोग फॉन्ट को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगली चीज है इसके दरमियान में कैरेक्टर स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए। ये जो सेकंड ऑप्शन है, पाकिस्तान में अगर मैं इसको कर दूं 50 तो सीधे कैरेक्टर के दरमियान में स्पेस ज्यादा हो रहा है, सेम लाइक जैसे आपके पास स्टेटस के अंदर। इसी तरीके से पैराग्राफ को सिलेक्ट किया और मैं यहाँ पर जाकर लाइन स्पेसिंग को ज्यादा कर दूं, लाइक 18 कर दूं, तो देखिए लाइन की स्पेसिंग क्या होने लग जाएगी, ज्यादा होना स्टार्ट हो जाएगी। ये सेम टू सेम आपके पास वैसा ही है जैसे इलस्ट्रेटर के अंदर। अगर मैं इस वैल्यू को चेंज कर दूं 20% कर दूं, देखें क्या हो रहा है, टेक्स्ट स्ट्रेच हो रहा है। हम लोग कभी भी टेक्स्ट को क्या करते हैं, स्ट्रेच नहीं करते। इसलिए अगर आपके पास कभी टेक्स्ट जो है वो स्ट्रेच हो जाए तो आप इसको वापस 100% पे कर सकते हैं। सेम वैसा ही है जैसे हम लोगों ने इलस्ट्रेटर के ऊपर किया। इसके बाद ये आपके पास बेस लाइन शिफ्ट है। ये कैसे काम करता है, इलस्ट्रेटर में हमने देखा हुआ था, यहाँ पर भी वही काम है, लेकिन मैं भी आपको सामने जब कर्वेचर के अंदर टेक्स्ट लिखूंगा तो मैं आपको तब बताऊंगा। टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हो, जिस लेयर का कलर चेंज करते हो यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ से उसका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल सा, सारी ऑप्शन आपके सामने। और इसके अलावा आप चाहते हो कि आपका टेक्स्ट बोल्ड बड़ा हो जाए, ठीक है। ऑलरेडी ये रोजगार आपके पास क्या रेगुलर है, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूं तो क्या कर देगा, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देगा। इटैलिक करना चाहो तो इटैलिक भी हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपने लिखा है लॉरेम इप्सम वाला टेक्स्ट और मैं इसको यहाँ पर जाकर ऑल कैप्स कर दूं तो ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। अगर मैं इसके अपने पास कर दूं उसको स्मॉल कैप्स
तो जो कैपिटल होगा वो कैपिटल रहेगा, जो स्मॉल होगा वो भी क्या हो जाएगा, कैपिटल होगा, लेकिन साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसी तरीके से वाटर के फॉर्मूलाज हम लोगों ने लिखे थे, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। स्क्वेयर को बड़ा करना चाहते हो, ऊपर लेके जाना चाहते हो, तो उसको सिलेक्ट करो, यहाँ पर क्लिक करो, उसको सिलेक्ट करो, यहाँ पर क्लिक करो, तो देखिए फॉर्मूला बन चुका है। इसी तरीके से H2O था, 2 को सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने इसको कर दिया सब्सक्राइब, तो ये मेरे पास H2O यहाँ पर। फॉन्ट को आप ऐसे भी बड़ा कर सकते हो, कंट्रोल T कर लो और ऐसे बड़ा कर लो, तब भी क्या होगा, इसका देखें साइज छोटा या बड़ा होगा। ठीक है। अच्छा, अंडरलाइन टेक्स्ट को करना चाहते हो तो आप यहाँ पे जाके अंडरलाइन भी कर सकते हो टेक्स्ट। अगर आप स्ट्राइक डालना चाहते हो तो आप स्ट्राइक भी डाल सकते हो, लाइक दिस। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सा पैराग्राफ, ये कैरेक्टर की ऑप्शन थी। इस सबको जरा अपने पास चेक कर लें, 2 मिनट का आपको टाइम दे रहा हूँ। ये सारा कुछ आप लोग इलस्ट्रेटर पे ऑलरेडी कर चुके हैं, इसके अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है एडोब फोटोशॉप और एडोब इलस्ट्रेटर। खैर, इसको अपने पास कर लें, उसके बाद मुझे बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर कि आप इसको अपने पास कर चुके हैं। जल्दी से इसको अपने पास कर लें, फिर मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप लोग इसको अपने पास कर चुके हैं। प्लीज जहां तक हो जाए तो मुझे कमेंट्स में बता दें ताकि मैं आगे चल सकूं। सिर्फ चेक करनी ऑप्शंस, ये सारी ऑप्शंस आप लोगों ने इलस्ट्रेटर के अंदर भी देखी। कोई प्रॉब्लम, कोई भी मसला, कोई भी परेशानी आ रही है तो प्लीज पूछ लें। जल्दी करवाने का मकसद ये है क्योंकि यहाँ पे ये चीजें हम लोग ऑलरेडी की हुई है, लेकिन स्टिल कहीं पे कोई प्रॉब्लम आता है, कोई चीज नहीं समझ आती तो प्लीज पूछ लें। ऑलराइट, यहाँ तक आई बिलीव कि आप लोगों के पास हो चुके हैं। अच्छा, अब देखिए इसी के अंदर ना पैराग्राफ की भी ऑप्शन है। ये पैराग्राफ की ऑप्शन सेम टू सेम वैसा ही है जैसे इलस्ट्रेटर के अंदर थी, सिर्फ और सिर्फ अगर फर्क है तो इस पैनल के कलर का फर्क है, इसके अलावा कोई और फर्क नहीं है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। इस सब को मैं डिलीट कर रहा हूँ मेरे पास, इसको मेरे पास यहाँ पर तो बड़ा भी कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं पैराग्राफ को लेफ्ट कर दूं तो ये मेरे पास लेफ्ट लाइन हो जाएगा। ठीक है, सेंटर करूंगा तो सेंटर लाइन हो जाएगा, राइट अलाइन करना चाहूं तो ये राइट अलाइन हो जाएगा। इसी तरीके से ये आपके पास फुली जस्टिफाइड है, लेकिन सिर्फ लास्ट लाइन क्या लेफ्ट पे आ जाएगी, लाइक दिस। लास्ट लाइन सेंटर में आ जाएगी, लास्ट लाइन राइट पे चल जाएगी। अगर आप फुल करना चाहो तो आपके पास कुछ ऐसी चीज। ठीक है, आई होप कि आप लोगों ने सब कुछ ऑलरेडी देखा हुआ है, इसके अंदर कोई और परेशानी नहीं होगी। देखिए इससे कोई डाउट है, कोई मसला है तो आप बता पूछ लें। ठीक है,
अच्छा, इसके बाद ये जो लेफ्ट इंडेंट है इसका मतलब है कि यहाँ से जो आपने टेक्स्ट बॉक्स बनाया हुआ है, इस टेक्स्ट बॉक्स से कितना मार्जिन होना चाहिए। देखिए मैं इसको ज्यादा करता हूँ, तो इस टेक्स्ट बॉक्स से देखिए इसका मार्जिन क्या हो रहा है, इंक्रीज होना चाहिए। इसको मैं 12 कर देता हूँ, देखें मार्जिन इंक्रीज हो रहा है। इसी तरीके से यहाँ से मैं मार्जिन कम करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं 12 कर देता हूँ, यहाँ से भी मार्जिन कम हो रहा है, ठीक है। और अगर मैं चाहता हूँ कि पैराग्राफ मेरे पास आगे से मूव करे, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 15। तो देखें ये टेक्स्ट पैराग्राफ ही मेरे पास उठकर कहाँ आ गया, आगे की तरफ आ। अगर आप चाहते हो कि पैराग्राफ के बाद की स्पेसिंग कम या ज्यादा हो जाए, तो आप उसको भी डिले आउट अपने पास कर सकते हैं। बड़ा पैराग्राफ लेता हूँ ताकि इसके ऊपर सेटिंग्स अप्लाई हो सके। इसकी भी मैं अपने पास को एडजस्ट कर लूँ। देखिए मेरे पास 3 पैराग्राफ बनाए हैं। अब ये वैल्यूज हमें कहाँ हेल्प करती है, यहाँ भी देखें वैल्यूज कहाँ पे हेल्प कर रही है मुझे। इसको मैं ज्यादा करूँ अगर, तो ये बेसिकली मेरे पास इस स्पेसिंग के अंदर हेल्प आउट कर रही है, ठीक है। इसके बाद ये वाली जो ऑप्शन है, ये भी क्या है, पैराग्राफ के बाद की स्पेसिंग की आपके पास हेल्प आउट कर रही है। इसको भी मैं कर देता हूँ 36, ठीक है। तो पैराग्राफ के बाद की स्पेसिंग भी बढ़ रही है, इस पैराग्राफ के बाद भी 36 पॉइंट्स बढ़ रहे हैं, और इस पैराग्राफ से पहले भी 12 पॉइंट्स को छोड़ा जा रहा है। ठीक हो गया। आई होप कि यहाँ तक आप लोग को ये चीज क्लियर आउट हो गई है। इसको मैं इस तरीके से रख लेता हूँ। अब हाइफिनेशन की ऑप्शन क्या करती है, हाइफिनेशन कर दूं तो हाइफन आना स्टार्ट हो जाएगा लाइक दिस। अगर हाइफिनेशन को एंड कर दूं तो टेक्स्ट पूरा पूरा लिखा हुआ आ रहा है। ये सेम वैसे का वैसा ही है, बहुत ही सिंपल सा। इस पैराग्राफ के ऑप्शन को अपने पास चेक कर लें, कोई मसला परेशानी आती है तो पूछ लें। इसके बाद लोग इसकी कोई ना कोई एग्जाम्पल करते हैं। प्लीज तसल्ली से इसको अपने पास कर ले, फिर हम आगे चलते हैं। ये सब चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी की। जी बिल्कुल, दोनों सेम है। सिर्फ अगर कोई फर्क है ना, तो फर्क है कलर का, ठीक है। इन दोनों पहले से कलर्स का सिर्फ फर्क है और कुछ फर्क नहीं है, ठीक है? इनके सिर्फ अलाइन, इनके जो लेआउट है, लेआउट के अंदर फर्क है, बाकी कुछ भी फर्क नहीं है, सेम टू सेम एज इट इज है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ तक हो गया तो मुझे बताएं। फिर अब मैं आता हूँ कि हमारे पास एडोब इलस्ट्रेटर एंड एडोब फोटोशॉप के अंदर डिफरेंस कहाँ पर है। इन दोनों के टेक्स्ट के अंदर डिफरेंस अब आता है ना, हम डिफरेंस की बात करने वाले हैं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आप लोगों के पास यहाँ तक हो गया होगा। आप लोगों को याद होगा एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर हम लोग पहले शेप बनाते थे। शेप बनाने के बाद हम लोग टाइप ऑन अ पाथ टूल लेते थे, इसके ऊपर क्लिक करते थे और जो भी कुछ लिखते थे वो हमारे पास क्या होता था, सर्कल के अंदर लिखा चला जाता था, ऐसे ही था। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम बेसिकली
देखने वाले हैं कि फोटोशॉप के ऊपर हम लोग कैसे टेक्स्ट को राउंड ले सकते हैं। अब इसके लिए भी आपको यहीं पर एक पहले शेप ड्रॉ करनी पड़ेगी, वो विद द हेल्प ऑफ शेप्स। ठीक है, आप यहाँ पर शेप ड्रॉ कर लेते हो लाइक दिस, और इसको मैं कलर देता हूँ समथिंग लाइक ब्लैक। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर टाइप ऑन अ पाथ टूल की ऑप्शन नहीं है। फोटोशॉप के अंदर टाइप ऑन अ पाथ टूल की ऑप्शन नहीं होती। आप सिंपल टेक्स्ट टूल लो और खुद से ही जब इस एच के ऊपर लेकर आओगे, इस पाथ के ऊपर लेकर आओगे, तो आपके पास ये कर्सर चेंज होगा, अपनी शेप को चेंज करेगा, अपनी शक्ल को चेंज करेगा। और यहां पर लाकर क्लिक कर दो। जैसे ही आप क्लिक करोगे, यहां पर आप कुछ भी ले सकते हो। यंग जनरेशन, इसको लिखने के बाद अब मैं इसकी साइज को भी छोटा या बड़ा कर सकता हूँ। अब यहां तक तो आप लोगों को बात बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी। अब मसला क्या है कि हम लोग टेक्स्ट को रोटेट कैसे करना है। देखिए, ये इस जब हम लोग इलस्ट्रेटर के ऊपर काम करते थे, हम लोग एक शेप के ऊपर जब भी टाइप ऑन पार्टून करते थे, तो हमारे पास शेप गायब हो जाती थी। ऐसे ही था ना, हमारे पास शेप गायब हो जाती थी। लेकिन फोटोशॉप में हमारे पास ये वाली लेयर रहेगी। अब आपने इस लेयर को सिलेक्ट करना है। इस लेयर को सिलेक्ट करने के बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना है। जैसे ही आप डायरेक्ट सिलेक्शन यहां से लोगे, अब आपको बड़े तहम्मुल मिजाजी के साथ ना कर्सर्स को लेकर जाना है यहाँ पर। दिस देखिए, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसका एंडिंग पॉइंट है। और यहां से मैं इसको पकड़कर सेंटर में मूव कर सकता हूं। अब ये पॉइंट्स आपको खुद से ना मैनुअली ढूंढने पड़ेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको पकड़ के आप अंदर भी कर सकते हो, उसको पकड़ के बाहर भी कर सकते हो। ये सेम वैसे ही है जैसे हम लोगों ने इलस्ट्रेटर के अंदर किया था। कंट्रोल टी करके आप रोटेट भी कर सकते हो। ठीक है, जितना रोटेट करना चाहो उसको। ठीक हो गया। अब मैंने आपको कहा था यहाँ पर एक ऑप्शन है बेस लाइन शिफ्ट वाली, ये किस तरह काम करती है, अब देख लें इसको भी। जितना बेस लाइन शिफ्ट करेंगे आपके पास वो चीज उतनी ज्यादा टॉप ऊपर जाती है। अब टेक्स्ट को राउंड में लिखना एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर थोड़ा सा ज्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास डायरेक्ट सिलेक्शन चूज करते हैं जैसे, तो यहाँ पर आपके पास ये पॉइंट्स जो है ना बड़े बड़े आ रहे होते हैं। एडोब फोटोशॉप के अंदर ये वाले जो पॉइंट्स आपके पास आ रहे होते हैं ना, ये बहुत छोटे छोटे आ रहे होते हैं, इनको ढूंढना पड़ता है आपको। ठीक है, तो काम दोनों के अंदर हो सकता है। डिपेंड से इस चीज के ऊपर करता है कि आपका पॉइंट, आप जो चीजों कर्सर है ना, उस कर्सर को आप ढूंढ लो। अब देखिए, कोने पे लेके जाता हूँ तब जाके मुझे ये कॉर्नर कर्सर चेंज मिलता है, यहाँ पर लेके जाता हूँ तब मुझे कर्सर चेंज मिलता है। ठीक है, सेंटर वाला कर्सर कहाँ पर है उसको ढूंढना पड़ेगा। तो इसके अंदर जो नुकसान है सिर्फ और सिर्फ यही है, बाकी दोनों के ऊपर आप काम कर सकते हो। करना चाहो तो उसकी लेवल को भी चेंज कर सकते हो, आपकी मर्जी, आप जितना ज्यादा प्ले आउट करना चाहो आप कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ एक यही फर्क था कि इसके अंदर आपके पास ये वाली शेप रहती है, इलस्ट्रेटर के अंदर वो चीज खत्म हो जाती है। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ फर्क ये था, बाकी सेम टू सेम आपके पास सारी की सारी चीज एडोब इलस्ट्रेटर वाली।
जहाँ तक हो जाए तो प्लीज बताएं। सपोज हो जाए तो प्लीज कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं आप लोगों का वेट कर रहा हूँ वैसे। स्ट्रीम यार्ड पे कोई कनेक्ट करना चाहे तो यहाँ पर आके कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने आप लोगों को इमेज की लिंक भी दे दी। आई एम वेटिंग फॉर यू गाइस, प्लीज जहाँ तक हो जाए तो मुझे बताएं। ऑलराइट, अब हम लोग मैं इसी के साथ साथ अब प्लीज सारे का सारा फोकस जो है ना, वो अब आप लोगों ने वीडियो की तरफ देखना है। मैं आप लोगों को सामने एग्जांपल्स क्लिक कर रहा हूँ। अगर ये नहीं देखोगे तो माइंड ओपन नहीं होगा, समझ नहीं आएंगी चीजें कि कैसी होंगी, ठीक है। एक वर्ड लिखा है क्लाउड, क्लाउड्स लिखा है, ठीक है। और मैं कहूँ कि ये वाले क्लाउड्स है ना, ये क्लाउड्स को के अंदर। अब इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, लेट मी चेक जी, वॉइस प्रॉब्लम आ रहा है तो मुझे बताएं। अब भी वॉइस प्रॉब्लम आ रहा है? आप लोग क्या कोई वॉइस प्रॉब्लम आ रहा है तो प्लीज बताएं। मेरे पास कोई वॉइस प्रॉब्लम नहीं आ रहा जी, मेरी वीडियो बिल्कुल ठीक चल रही है। प्लीज अपने एंड के ऊपर आप लोग चेक करो आप केबल है कि नहीं। अच्छा, इस क्लाउड को मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। कंट्रोल दबाए किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करें तो जो एरिया उस चीज का होता है सारा सेलेक्ट हो जाता है, सही था। मैं कंट्रोल दबा टी के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। कंट्रोल दबा के जैसे मैं टी के ऊपर क्लिक किया तो क्लाउड क्या हो चुका है, सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है। पहला स्टेप ये किया। अगला स्टेप ये कि लेयर बैकग्राउंड वाली लेयर में से कंट्रोल जे कर दूं। अब मेरे पास ये जो क्राइटा मैंने क्लाउड, ये किस फॉर्म के अंदर लिखा हुआ आ रहा है, आपके पास क्लाउड्स के अंदर से लिखा हुआ आ रहा है।
दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा देख लो। मैं फॉन्ट चेंज कर रहा हूँ, फॉन्ट ने ज्यादा कोई अच्छा मेरा साथ दिया नहीं है यहाँ पे। कंट्रोल दबा के टी के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये सारा का सारा सिलेक्ट हो गया। इसको हाइड कर देता हूँ। आप देख सकते हो कि सिलेक्शन ये हो चुकी है। अगर मैं बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके कंट्रोल जे कर दूं तो क्या होगा, मेरे पास ये चीज अलग से निकलकर बाहर आ जाएगी। ना उसे इसको मैं उठाकर बाहर भी निकाल कर रख सकता हूँ इस तरीके से, ठीक है। या इसको मैं यहीं पर ही चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से भी लेआउट कर सकते हो। इट्स जस्ट एन आइडिया कि अगर आप काम करना चाहो तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा अच्छा स्टूडेंट्स, अब मैं आपके सामने एक और चीज क्रिएट करने वाला हूँ, जिससे मैंने टेस्ट के हवाले से एग्जांपल दिया। अब एक और चीज देखो, अगर जब जब भी आप इमेज को ओपन करते हो, इमेज को ओपन करने के आपको लॉक से क्या मुराद होती है कि आप वो लेयर लॉक हो जाए। अब आप कोई भी काम, कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। लेयर वन है, अगर कोई काम नहीं हो सकता, क्यों कह रहा है कुड नॉट यूज द लेयर बनी हुई होती है। अब मैं इसके ऊपर यूज करूं तो इसके ऊपर यूज हो रहा है। क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि ये लेयर मेरे पास, ठीक है। तो लॉक वाली चीज ऑप्शन जो है वो आपको ऑटोमेटिकली बड़े आराम से समझ आ रही है। अब एक और ऑप्शन देखें, अगली ऑप्शन है मूव की ऑप्शन, कि अगर आपका ऑब्जेक्ट कोई भी लॉक पोजीशन के अंदर नहीं है और आप इसके ऊपर क्लिक कर देते हो, तो आप इस लेयर के ऊपर कुछ भी परफॉर्म कर सकते हो, लाइक दिस, जैसे मैं परफॉर्म कर रहा हूं। आप कुछ भी परफॉर्म कर सकते हो, लेकिन आप इस लेयर को मूव नहीं कर सकते। ये लॉक्स की टाइप्स है। पहला लेयर क्या करती थी कि पहला लॉक क्या करता था कि सब कुछ लॉक कर देता था। जो सेकंड ऑप्शन है वो सिर्फ आपकी मूवमेंट को खत्म, मूव कोई चीज ना हो, लेकिन आप कुछ भी चीज एडिट करना चाहो तो आप उसको एडिट कर सकते हो जैसा मर्जी करना चाहो, ठीक है। आई होप कि दूसरी चीज ऑप्शन भी समझ आ गई होगी। तीसरी ऑप्शन क्या है, तीसरी ऑप्शन ये कहती है कि आपकी लेयर के ऊपर एडिटिंग का लॉक लग गया, लेकिन आप कुछ भी मूव कर सकते हो। मतलब अब मैं इसके ऊपर ब्रश मूव नहीं कर सकता, लेकिन मैं इस लेयर को पकड़ के यहाँ पे इस तरीके से मूव कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये तीन लॉक्स होपफुली आप लोगों को यहां तक समझ आ गए। अब अगला मैं एक और लॉक, एक और लेयर लेने लगा हूं, लाइक दिस। अगर मैं लेयर वन को सिलेक्ट करूं, लेयर वन के अंदर देखिए क्या चीजें मौजूद है। इसको मैं अलग करता हूं तो आपको नजर आएगा। लेयर वन के अंदर मेरे पास खाली खाली इमेज मौजूद है, ऐसा ही है। अब अगर मैं ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स को लॉक कर देता हूं, उसका मतलब है लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स। इस लेयर के अंदर कहीं पर भी ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स लॉक नहीं है। आप यहां पर देख सकते हो, इसको बिल्कुल शुरू से ओपन करके दोबारा समझाता हूँ, एक मिनट बस। लेयर वन के अंदर कहीं पर भी ट्रांसपेरेंसी मौजूद नहीं है, खाली जगह मौजूद नहीं है। अगर मैं इसके ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स को लॉक कर दूं, अब मैं एडिटिंग करना शुरू करूं, तो आप लोग देख सकते हो कि हर जगह एडिटिंग हो सकती है, ठीक है। क्योंकि इसकी इस वाली लेयर के अंदर कहीं पर भी ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स मौजूद नहीं है। लेकिन अगर मैं इस वाली लेयर को ऑन करूं, आप सब लोग देख सकते हो कि इस वाली लेयर के अंदर क्या ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स हैं।
ट्रांसपेरेंट से मुराद ये जो खाली खाली डब्बे आप लोगों के पास नजर आ रहे हैं, आप लोग खुद बताओ कि आप लोगों के पास ट्रांसपेरेंट पिक्चर्स मौजूद है? जी बिल्कुल मौजूद है। अब अगर मैं ट्रांसपेरेंट पिक्चर्स को लॉक लगा देता हूँ और अब मैं कोई एडिटिंग परफॉर्म करना शुरू कर, तो देखें एडिटिंग ब्रश मेरा बाहर नहीं निकल रहा। क्यों बाहर नहीं निकल रहा? क्योंकि यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी के ऊपर लॉक लगा हुआ है कि लॉक ट्रांसपेरेंसी के ऊपर कोई काम नहीं हो सकता। हाउएवर अगर आप चाहते हो तो आप लेयर के ऊपर कोई ना कोई काम परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, अब ये चारों ऑप्शंस अपने पास चेक कर लें और देख लें कि आपको समझ आती है कि नहीं। प्लीज अपने एंड के ऊपर इन चारों लॉक्स को ट्राई कर लें। ये जो आपके पास पेरेंट लॉक है, इसके बाद आपके पास है लॉक इमेज पिक्सल्स एंड इसके बाद है लॉक पोजीशन। इन तीनों को अगर आप कंबाइनली लगाना चाहते हो तो आप इसी के ऊपर क्लिक कर दो, तो उसका मतलब है कि सारे के सारे लॉक इसके ऊपर लग चुके। जस्ट टू लेट यू नो गाइस, या आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए आपको बता दूं कि आप लोगों में से आपके 11 क्लास फेलोज ने अपनी अर्निंग स्टार्ट कर ली है ऑन फाइबर एंड थ्रू लोकल। 11 स्टूडेंट्स आप लोगों में से ऐसे हैं जिन लोगों ने अभी तक कुछ ना कुछ अर्न लाजमी कर लिया। मैं नाम नहीं ले रहा, मैं इंशाल्लाह ट्राई करूंगा कि आप लोगों को बताऊं भी इनके नाम, लेकिन राइट मैं नाम नहीं ले रहा। 11 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन लोगों ने अभी तक अपनी अर्निंग स्टार्ट कर ली है। अर्निंग से मुराद वो अपने पास एक एक ऑर्डर, एटलीस्ट एक ऑर्डर एंड मैक्सिमम 10 से 15 ऑर्डर कर चुके हैं। ठीक है, 11 स्टूडेंट्स आप लोगों में से ऐसे, और एवरेज अगर देखा जाए तो उन 11 स्टूडेंट से एवरेज बंदों ने 5-5 ऑर्डर्स अपने पास कर लिए हैं। और सिर्फ बताता चलो कि 11 में से 9 के अर्निंग के प्रूफ्स मेरे पास मौजूद हैं। 11 में से 9 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन लोगों ने अर्निंग की और मुझे स्क्रीनशॉट्स देख के मुझे भेजे हुए, जिससे मुझे प्रूफ मिल चुका है कि उन लोगों की अर्निंग हो चुकी है। जबकि जो बाकी दो हैं, 2 स्टूडेंट्स, वो बेसिकली अपने पास मैसेजेस को या स्क्रीनशॉट्स को डिलीट कर चुके हैं, और वो उनके लोकल क्लाइंट्स थे तो उन्होंने जो पैसे आए तो उन्होंने अपने स्क्रीनशॉट्स को डिलीट कर दिया था, तो उनके पेमेंट प्रूफ्स मेरे पास नहीं है। लेकिन 9 के पेमेंट प्रूफ्स मेरे पास ऑलरेडी मौजूद हैं। सो मैनी कंग्रेचुलेशंस टू दैट 11 स्टूडेंट्स जिनकी अर्निंग स्टार्ट हो चुकी है। और जिनकी अर्निंग स्टार्ट नहीं हुई, दिल बर्दाश्त होने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस जारी रखें कि अर्निंग होगी वो अपने आप को लगी कंसिडर करो। जिन लोगों की अर्निंग नहीं हुई तो अभी हम लोग चीजों को सीख रहे हैं, ठीक है, और अर्निंग के लिए पूरी जी जान से कोशिश करते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप लोगों में से कोई भी स्टूडेंट अर्निंग अपनी स्टार्ट कर लेता है। इन लॉक्स की समझ आ गई है तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताएं ताकि मैं लेक्चर को एंड कर सकूं। आज तक का टॉपिक हमारा सिर्फ यहीं तक था और कल जो हमारा फ्राइडे वाला लेक्चर है इसके अंदर हम लोग करने वाले हैं मास्किंग्स। अगर आप लोग फ्राइडे वाले कल का लेक्चर नहीं लेते तो मास्किंग आप लोग जितना मर्जी कोशिश कर लो आप लोगों को समझ नहीं आने वाली। तो कल वाला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्राइडे वाला लेक्चर मैं इसलिए इंपॉर्टेंट रखता हूँ ताकि 2 दिन लेक्चर रिमूव नहीं होता तो आप लोग उसकी प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग फ्राइडे वाला लेक्चर क्लास में आकर लो ताकि कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का तो क्वेश्चन से क्वेश्चन निकले और आप लोगों के सवालों के जवाब मैं दे सकूं। तो कल वाला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, मास्किंग हम लोग करने वाले। एंड वंस हमारे से 2 से 3 लेक्चर्स और आगे होंगे, मैं ट्राई करूंगा कि अब मैं आपको टूल्स भी करवाऊं और साथ में डिजाइनिंग फेज के ऊपर भी लेकर जाऊं और आप लोगों को तरह तरह की यहाँ पर चीजें इंशाल्लाह बना बनाकर दिखाऊंगा। नहीं मोइनुद्दीन, मोइनुद्दीन का सवाल है कि लोगों में राष्ट्रीय इमेजेस यूज कर सकते हैं। लोगों में एक राष्ट्रीय इमेजेस यूज करना कभी भी वाइज अप्रोच नहीं है। 99% ऑफ द टाइम हम लोग वेक्टर ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। 1% मैं क्यों कह रहा हूँ,
कुछ ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जो कि कहते हैं लोगों के अंदर हमारी भी तस्वीर लग जाए, ठीक है, और बहुत गलती करते हैं वो, लेकिन वो कहते हैं कि लोगों के अंदर भी हमारी तस्वीर लग जाए। तो ऐसे 1% लोगों के लिए हम लोग लोगों के अंदर तस्वीर लगा देते हैं, लेकिन 99% ऑफ टाइम हम लोग लोगों कभी भी वेक्टराइज नहीं बनाते, ना उसके अंदर हम लोग कोई वेक्टराइज सॉरी रास्टराइज इमेज यूज करते हैं, हम लोग हमेशा उसको वेक्टराइज बनाते हैं। आई होप मोइनुद्दीन आपको आपके सवाल जवाब मिल गया होगा। किसी का कोई और क्वेश्चन है तो पूछना चाहे तो प्लीज पूछ सकते हैं। नहीं, हम टेक्स्ट में भी इमेजेस यूज नहीं कर सकते, ठीक है। लोगों के लिए हमें लोगो पूरा का पूरा वेबप्राइस बनाना होता है, हम लोग रास्प्राइस नहीं बनाते। ये जो मैं अभी आपके सामने काम कर रहा था ना क्लाउड्स वाला, ये काम सिर्फ हमारे फ्लायर्स वगैरह में यूज होते हुए अच्छा लगता है। मैं आप लोग जब फ्लायर्स वगैरह बनाने बताऊंगा ना, जब बनाकर दिखाऊंगा भी, तो आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि फोटोशॉप में फ्लायर्स वगैरह कितने मजे के बन रहे हैं, जो कि हमारे पास इंस्टा के अंदर अमूमन अच्छे ज्यादा नहीं बन रहे। एडिटिंग से मुराद ये होता है, जैसे मैंने कल भी आपको एक्सप्लेन किया था, ये एडिटिंग से मुराद ये होती है कि हम एक हमारे पास इमेज है, उसमें कहता है मुझे एडिट कर दो। एडिट, रिटचिंग, मैनिपुलेशन क्लाइंट के लिए एक ही वर्ड है, आपके लिए एज अ डिजाइनर आपके लिए डिफरेंट वर्ड्स है। क्लाइंट हमें कहता है कि मेरा बाजू इसके अंदर बहुत ज्यादा मोटा लग रहा है, तो इसको काइंडली आप पतला कर दो, दिस इज कॉल्ड एडिटिंग। क्लाइंट कहता है कि मेरा बाजू मुझे यहाँ पर एक्स्ट्रा नजर आ रहा है, इसको रिमूव कर दो, दिस इज कॉल्ड एडिटिंग। क्लाइंट कहता है कि मेरे बाल उड़ रहे हैं इसके अंदर, जो कि मुझे अच्छे नहीं लग रहे, जो उड़ते हुए बाल हैं आप उनको खत्म कर दो, दिस इज कॉल्ड एडिटिंग। रिटचिंग से मुराद ऐसा है कि होंठ आपके फटे में, उन होंठ को ठीक कर दिया जाए। तीत आपके व्हाइट नहीं नजर आ रहे, आप तीत फेस के ऊपर पिंपल नजर आ रहा है, तो उस पिंपल को निकाल दो, दिस इज कॉल्ड रिटचिंग, ठीक है। तो एडिटिंग एंड रिटचिंग, इसके अंदर ये डिफरेंस है। एडिटिंग के अंदर हम लोग चीजों को एक्स्ट्रा लगाते हैं, एक्स्ट्रा निकाल देते हैं, लेकिन रिटचिंग के अंदर हम लोग जो चीजें बनी पड़ी होती है हम लोग उन्हीं को रिटच करते हैं। आई होप कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। चलिए जी, राइट नाउ मैं लेक्चर को एंड कर रहा हूँ। होपफुली आप लोग के सवाल को मिल गया होंगे। इसमें कोई सवाल अनक्लियर है, जवाब अनक्लियर है, तो आप लोग मुझसे बाद में पूछ सकते हैं, ठीक है। कल मुझसे एक स्टूडेंट ने कुछ सवाल किया था, उसको मैंने कहा था कि मुझे वीडियो बनाकर काइंडली भेज दो। तो वीडियो बना के, जब मैं कहता हूँ ना कि वीडियो बनाकर भेज दो, तो वीडियो बनाकर भेज दिया करे। वो आप लोगों को टालने के लिए मैं नहीं कहता कि वीडियो बनाकर भेजो देख लेंगे, काइंडली मुझे वीडियो बनाकर भेजा करें, ताकि आपकी वो कंफ्यूजन दूर हुआ करे। कंफ्यूजन दूर होगी तो आप लोगों के क्लाइंट को कंफ्यूजन दूर कर सकते हो। अपनी कंफ्यूजन दूर नहीं होगी तो क्लाइंट कंफ्यूजन कैसे दूर करोगे, ठीक है। चलिए जी, मैं राइट नाउ लेक्चर को एंड कर रहा हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह कल दोबारा से मुलाकात होगी। और कल टाइमली आइएगा। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कल की क्लास आप लोगों ने लाजमी लेनी है, क्योंकि उसके अंदर हम लोग मास्क की समझ आई, ठीक है। और रखिएगा, अल्लाह हाफिज।